हेलो सृष्टि। या मैम। हाँ, तब तक आप शुरू कर दो। अभी स्लाइड नहीं शेयर तो जनरल इंट्रोडक्शन शुरू कर दो सकते हो, तब तक रिकॉर्डिंग तो हो रही है। ओके ठीक फाइन है मैम। तब। हाँ ओके, चलो ओके, ऑल द बेस्ट। ओके कंटिन्यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू? Good afternoon, Fine, ma'am. ma'am. Afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज के टॉपिक आज का टॉपिक काफी बड़ा है। योर टॉपिक इज ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया। इसको मैं ट्राई कर लेती हूँ, अगर स्क्रीन शेयर हो जाता है तो या स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, जस्ट 1 मिनट। Please wait, just 1 minute. या आपका आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया। तो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, बेसिकली पहला मेरा इस पे क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ट्रेडिशन शब्द से क्या समझते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रेडिशन? मैम, पारंपरिक जो पुराने तरीके से वस्त्र होते हैं उनको ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में आते हैं वो। राइट, पारंपरिक वस्त्र। तो ये परंपरा क्या होती है? What is मैम, the- जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही हो वो परंपरा मैम। हाँ, जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है वो परंपरा हम इसको कह सकते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब कि हमारे जो बिलीफ है, हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे जो कल्चर हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन लगातार बिना किसी बिना किसी बैरियर के एक्सेप्ट करते चले जाएं और उसको हम कंटिन्यू करते चले जाएं, उसी को हम ट्रेडिशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम अगर समझना चाहें तो इसी को ही हम ट्रेडिशन कहते हैं। तो दूसरा चीज ये कि इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ी कंट्री है और इंडिया की कंट्री जो है वो कई स्टेट्स में डिवाइड है। आज के समय में अगर हम लोग देखें तो लगभग 29 स्टेट आज इंडिया के अंतर्गत है और ये 29 स्टेट्स, हर स्टेट के अपने कस्टम्स हैं, अपने बिलीफ हैं, अपना कल्चर है और ये कल्चर उनके खान पान में, उनके वेशभूषा में, उनके परंपराओं में, उनके त्योहारों में और उनके कपड़ों में सभी जगह हमें दिखाई देते हैं। और ये जो परंपरागत जो कपड़े हैं वो कपड़े जनरेशन टू जनरेशन मूव करते चले जा रहे हैं और जनरेशन टू जनरेशन हो सकता है कि कुछ चेंजेस मिले, पर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही उसका स्वरूप बदल गया। तो ये जो परंपराएं हैं, जहाँ हमें अन्य चीजों में दिखाई देते हैं उतनी वही चीजें जो है वो हमें वो चीजें हमें उनके
टेक्सटाइल्स में भी हमें देखने को मिलती हैं। इंडिया के अगर हम नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ या ईस्ट टू वेस्ट, जहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये जो कल्चर है हमें हर रीजन में, हर कम्युनिटी में देखने को मिलेंगे। तो टेक्सटाइल में अगर जहाँ तक बात है तो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट में टेक्सटाइल्स को लेकर के उनकी एक अपनी आइडेंटिटी हमें देखने को मिलती है, एक उनका एक अलग यूनिक जो है फॉर्म हमें देखने को मिलता है। जहाँ अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आप देखिए कि वहाँ की पारंपरिक कढ़ाई, वहाँ की पारंपरिक शॉलें, या जो है आपके अगर हिमाचल की साइड में आए तो हिमाचल में वहाँ की पारंपरिक शॉल, वहाँ की कैप, टोपी, या अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ आए तो वहाँ अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी का बहुत काम होता है, बनारसी साड़ियाँ यहाँ पर बहुत अच्छी बनाई जाती हैं, रामपुर का एप्लिक वर्क वो बहुत अच्छा होता है। और इस तरीके से अगर आप देखिए साउथ की साइड में अगर आप जाइए तो साउथ में कांजीवरम साड़ी या टोडा एम्ब्रॉयडरी, या फिर आपके हमारी तो क्लास भी है। ये सारी चीजें जो है अपनी एक अलग आइडेंटिटी, अपनी एक अलग यूनिकनेस के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया मतलब बहुत रिच है। हमारा कंट्री का जो टेक्सटाइल है वो बहुत रिच है, और ये रिचनेस हर स्टेट की अपनी अपनी। सेकेंड थिंग ये कि हर स्टेट की अपनी एक यूनिक स्टाइल है उसको बनाने की, उनकी एक यूनिक स्टाइल है उसको पहनने की, उसको यूज करने की। तो ये सारी चीजें आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सटाइल्स में देखने को मिलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट कि इंडिया का कौन कौन सा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स है। क्योंकि भारत में जहाँ तक वीविंग का भी काम होता है, भारत में अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में वहाँ प्रिंटिंग का भी काम बहुत अच्छा होता है, एम्ब्रॉयडरी का काम बहुत अच्छा होता है। तो इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल को अगर हम समझें तो समझने के लिए हम इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स को बेसिकली 4 अलग अलग सेगमेंट्स में बांट सकते हैं। ये सेगमेंट, फर्स्ट सेगमेंट इसमें आपका आएगा वीविंग, सेकेंड सेगमेंट जो आपका आता है दैट इज हैंड प्रिंटिंग, थर्ड दिस इज डाइड टेक्सटाइल, एंड फोर्थ इज हैंड एम्ब्रॉयडरी। तो वीविंग मतलब कि वो वस्त्र, वो टेक्सटाइल जो परंपरागत तरीके से अलग अलग प्रदेशों में बुने जाते हैं। हैंड प्रिंटिंग में वो प्रिंटिंग टेक्निक जो परंपरागत तरीके से कपड़ों को ऑर्नामेंट करने के लिए यूज की जाती है, लाइक बगरू, सांगानेर, अजरक प्रिंट या बाग प्रिंट। रेसिस डाइड मतलब कि मतलब वो प्रिंटिंग टेक्निक जो कपड़े को वीविंग करने से पहले या वीविंग करने के बाद टाई एंड डाई नॉट के थ्रू हम डेवलप करते हैं। एंड एक लास्ट सेगमेंट जिसका आता है दैट इज द हैंड एम्ब्रॉयडरी, ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडरी। इंडिया इस मामले में बहुत रिच है। भारत की भिन्न भिन्न जो पारंपरिक कशीदाकारी हैं, जो कढ़ाइयाँ हैं, वो वर्ल्ड लेवल पर फेम है, और बहुत इस क्षेत्र में काम हुआ है। बहुत सारे डिजाइनर्स, बहुत सारे वीवर्स, बहुत सारे जो इस क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, उनको अलग अलग तरीके से इन परंपराओं को अपने प्रोडक्ट्स में एक्सपेरिमेंट उनका कर रहे हैं, और नई नई चीजों पर इस चीज को लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वीविंग से। वीविंग, अगर इंडिया की ट्रेडिशनल वीविंग को अगर हम देखें तो इस ट्रेडिशनल वीविंग को हम बेसिकली 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो परंपरागत तरीकों से बुने जाते हैं, उनका उपयोग
भिन्न भिन्न तरीकों से किया जाता है। सेकेंड वीविंग में जो आता है सेक्शन, दैट इज द साड़ीज का, इंडियन साड़ीज का। थर्ड जो टेक्सटाइल है वो शॉल्स से रिलेटेड है। डिफरेंट वीविंग टेक्निक्स का उपयोग करते हुए पारंपरिक शॉलों का जो निर्माण होता है वो अलग अलग प्रदेशों में है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बहुत ही रिच कल्चर है वीविंग के मामले में, और वहाँ पर जितने भी 7 स्टेट, जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, उनका एक अपना यूनिक स्टाइल है ट्रेडिशनल वीविंग का। इनके अलावा अन्य वीविंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लाइक आपकी पंजादरी है या कारपेट वीविंग है। ये वीविंग का एक अलग सेक्शन है। तो हम लोग यहाँ पर जल्दी से कवर करते हैं वीविंग का सेक्शन। वीविंग में अगर हम फैब्रिक का देखें तो फैब्रिक में सबसे पहले ब्रोकेट फैब्रिक मतलब एक एम्बोस्ड फैब्रिक माना गया है, और इट इज आल्सो नोन एज अ लूम एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक। ब्रोकेट जो है एक इटालियन टर्म है जिसका मतलब होता है एम्बोस्ड। एंड बेसिकली ये जो कपड़ा है वो जरी और सिल्क के धागों से मिलकर के बनाया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिल्क और जरी के अलावा कोई और धागा यूज नहीं कर सकते। कमर्शियल पर्पज से अब इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होने लगे हैं, तो अब इसके साथ साथ कॉटन या सिंथेटिक या फिर रेयन फैब्रिक फाइबर्स इनका उपयोग भी ब्रोकेट को बनाने के लिए किया जाने लगा है। इसके मेन सेंटर्स में जो आते हैं वो बनारस, अहमदाबाद, सूरत और जामनगर। इंडिया में ये 4 जगह हैं जहाँ का ब्रोकेट सबसे ज्यादा फेमस है, और बनारस इसका अपना एक स्टाइल है, और अहमदाबाद, सूरत और जामनगर इनका अपना स्टाइल है। ये बनारस मतलब उत्तर प्रदेश हो गया, और बाकी के जो आपकी सिटीज हैं वो आपके गुजरात के हैं। तो हम ये हिसाब से कह सकते हैं कि जो ब्रोकेट है वो उत्तर प्रदेश का ब्रोकेट और गुजरात का ब्रोकेट, इस 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। दोनों ही जगह वीविंग की टेक्निक या उनकी जो बनाने के पैटर्न्स हैं वो लगभग मिलते जुलते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो आपके तरीके हैं या उनके टाइप हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो फेमस जो टाइप होते हैं वो किंग ख्वाब, अल्फी, बाफ्ता, हिब्रू, मशरू, ये इनके सबसे ज्यादा प्रसिद्ध टाइप है, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले टाइप्स होते हैं। और लेकिन अगर हम ये देखें कि बनारस का जो ब्रोकेड है या अहमदाबाद का जो ब्रोकेड है या गुजराती ब्रोकेड है, दोनों में बेसिक डिफरेंस कहाँ से आता है? एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि लगभग हर स्टेट में जो पारंपरिक तरीके हैं बनाने के, वो एक जैसे ही लगभग देखने को मिलते हैं, या एक जैसे ही देखने को महसूस होते हैं, समझ में आते हैं। तो डिफरेंसेस कहाँ पर है? तो बेसिकली जो डिफरेंस हम लोग जो देखते हैं वो बनाने की टेक्निक्स में हमें आता है, कलर कॉम्बिनेशन में इसके थ्रू हम उनके डिफरेंसेस को बता सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है डिफरेंस को डिवाइड करने का, वो होता है वहाँ के मोटिव, जिसको हम हिंदी में रूपांकन कहते हैं। ये मोटिव्स ही होते हैं जो अलग अलग पारंपरिक वस्त्रों की पहचान कराते हैं। जैसे बनारस का अगर हम ब्रोकेट देखें तो बनारसी ब्रोकेट में आपको पेजली आपको मोटिव देखने को मिलेगा, या फिर जो है आपको पर्शियन टच का लिए हुए जो डिजाइन होती है, फूल पत्ती की डिजाइन जो होती है, वो डिजाइन आपको बनारसी ब्रोकेट में देखने को मिलेगा। एंड अहमदाबाद का जो ब्रोकेट है वहां पर आपको थोड़ा सा जो पटोला में जो डिजाइन होती है वो डिजाइन आपको देखने को मिलेंगी। एंड इसके अलावा जो गुजराती जो मोटिव्स होते हैं, लाइक पीकॉक है, बर्ड है, या गुजराती मोटिव्स में आपके जो है सन, मून, इस तरीके के जो मोटिव्स होते हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। फ्लोरल डिजाइन भी होती है, उनका जो पैटर्न है वो भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। कलर स्कीम कोई लिमिटेड कोई कलर स्कीम इसमें आपको नहीं मिलेगी, आपको डार्क एंड लाइट दो ही कलर्स के ब्रोकेट देखने को मिलेंगे। एंड जनरली इनका यूज जो है वो ड्रेस मटेरियल, साड़ी, लाइफ स्टाइल एक्सेसरीज इनको बनाने के लिए किया जाता है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो ब्रोकेट से रिलेटेड हैं,
और डिफरेंट डिफरेंट इनके कहाँ पर हम यूजेस कर सकते हैं ये उससे रिलेटेड है। लाइक आप देख रहे होंगे कि कितना वास्ट यूज होने लगा है ब्रोकेट का। जैसे बनारसी साड़ी, आप इनके पैटर्न्स देख रहे होंगे बनारसी साड़ीज में कि जो पर्शियन डिजाइन से रिलेटेड है, अशरफी डिजाइन या फिर यहाँ फ्लोरल डिजाइन, इस तरीके के डिजाइन, जाल, ये इस तरीके के जाल, ये सारे जो डिजाइन है पर्शियन डिजाइन, जो बेसिकली जिनको मुगल इंडिया में लेकर के आए, और आप ये जो है मुगल आर्किटेक्चर से ही बड़ा ही इंस्पायर्ड होकर के डिजाइन बनाई जाती है। दिस इज आशावली साड़ी। ये गुजराती मोटिव के पैटर्न्स हैं। आप इनमें देख रहे होंगे कि गुजराती स्टाइल का आपको इसमें टच देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जैसे ये पटोला साड़ी का थोड़ा सा यहाँ पे टच देखने को मिलेगा। इनके जो बॉर्डर्स हैं वो बड़े हाईलाइटेड होते हैं और उनके बॉर्डर्स के बनाने के तरीके भी बिल्कुल अलग होते हैं। इस तरीके के आपको डिजाइन मिलेंगे। ये बनारसी जो गुजराती जो ब्रोकेट है वो उसके पैटर्न की मैं बात कर रही हूँ। आशावली साड़ी ब्रोकेट की ही पैटर्न से बनाई हुई गुजराती मोटिव तो जिसमें यूज किए जाते हैं, गुजराती ब्रोकेट का जिसमें इस्तेमाल होता है, उससे बनी हुई साड़ियाँ होती हैं। ये बड़ी ही फेमस और बहुत कॉस्टली साड़ियाँ होती हैं बिकॉज इनमें जरी और सिल्क, प्योर जरी और प्योर सिल्क का यूज किया जाता है। सेकेंड जो फैब्रिक आता है दैट इज जामदानी। जामदानी ये वेस्ट बंगाल का बड़ा ही फेमस फैब्रिक है। जामदानी ये पर्शियन टर्म है जिसका अर्थ होता है जो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जाम एंड दानी। फ्लावर, जाम जिसका मतलब होता है फ्लावर एंड दानी मीन्स वेव, वास। तो ऐसा कपड़ा जिसपे फूलों के वास बने हो, फूलों के गुलदस्ते बने हो या फ्लावर डिजाइन हो, वो जामदानी कहलाता है। ओरिजिनली जामदानी जो है वो ढाका का है, बांग्लादेश का। पार्टीशन से पहले ढाका ही इसका मेन सेंटर हुआ करता था, पर जब पार्टीशन हो गया तो बहुत सारे जो आर्टिशंस हैं वो वेस्ट बंगाल में शिफ्ट हुए, कुछ वहीं रह गए। तो जो लोग ढाका में रह करके जो फैमिलीज आज भी काम कर रही हैं उन्हें ढाकाई मलमल पे काम कर रही हैं, और जो लोग इंडिया में आ गए उन्होंने अपने उसी कल्चर को उन्होंने कंटिन्यू किया, उसी वीविंग को उन्होंने यहाँ पर कंटिन्यू किया। तो जो लोग ढाका में रह के काम कर रहे हैं तो ढाकाई मलमल या ढाकाई जामदानी कहलाई, और जो इंडिया में आकर के हुई वो इंडियन जामदानी कहलाई। जामदानी वर्क से सबसे ज्यादा जो फोकस जो हुआ वो मुगल पीरियड में हुआ। जहांगीर ने इस पर बहुत काम कराया क्योंकि इंडिया जो है वो शुरू से कॉटन की खेती यहाँ बहुत अच्छी होती थी और बहुत रिच, बड़े बड़े ही पैमाने पे होती थी, और कॉटन बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी। तो इस चीज का जहांगीर ने बड़ा ही इस पर ध्यान दिया और उन्होंने जामदानी कपड़े को प्रोड्यूस करवाया। जामदानी की जो वीविंग होती है वो बड़ी ही टेक्निकल वीव होती है और बहुत ही टाइम टेकिंग होती है, बहुत ही हार्ड वर्किंग वाली होती है, इसीलिए बड़ा ही कॉस्टली होता है। और इसमें जो फाइबर्स जो यूज होते हैं वो ब्लीच्ड और अनब्लीच्ड दोनों ही तरीके के यार्न इस पे यूज किए जाते हैं, जिसके कारण ये थोड़ा सा शेडेड इफेक्ट देता है। यही इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है। जामदानी की जो पहचान है, जो हल्का सा शेड लिए होती है, वो शेड इसीलिए आता है क्योंकि ये ब्लीच्ड और अनब्लीच्ड दोनों ही कॉटन यार्न को में इसमें यूज किया जाता है। समटाइम्स टाटा सिल्क और जरी का भी यूज करते हैं। इंडिया में जामदानी जो है वो दो जगह ज्यादा प्रोड्यूस की जाती, मेनली प्रोड्यूस की जाती है। फर्स्ट जो मेन सेंटर जो है वो तो वेस्ट बंगाल है, एंड सेकंड जो आपका मेन सेंटर आता है वो यूपी में आता है। यूपी में भी पर्टिकुलर एरिया है टांडा, फैजाबाद के करीब है। और वाजिद अली शाह, इन्होंने यूपी में अवध के जो अवध के जो नवाब थे, इन्होंने जामदानी को अपने यहाँ शुरू कराया। तो तब से कुछ फैमिलीज जो हैं वो टांडा और फैजाबाद में ये काम अभी भी कर रही हैं। वीविंग के फीचर्स में अगर देखोगे तो फ्लाई शटल फिटलूम पर ही इसका काम ज़्यादा होता है। इंडिया में जो जामदानी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो बनाई जाती है उनमें ढाकाई जामदानी, टंगाली, शांतिपुर जामदानी
और नीलाम्बरी जामदानी, इस तरीके की अलग अलग हमें वैरायटी देखने को मिलेगी। जनरली इनमें जो पैटर्न होते हैं वो फ्लोरल मोटिव ज्यादा होते हैं, इसके अलावा बर्ड्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न या पेस्ट्री डिजाइन आपको देखने को मिलेंगी। कलर स्कीम जो जनरली पेस्टल शेड्स पे ज्यादा होती है, और कलर जो है उनमें ब्राइट कलर्स की वीविंग पैटर्न्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। दिस इज जामदानी फैब्रिक, जिसका उपयोग जो है साड़ियाँ बनाने के लिए, सूट्स बनाने के लिए, अब तो फर्निशिंग आइटम्स को भी इससे काम होने लगा है। और नेक्स्ट इज पोटा डोरिया। पोटा डोरिया जो है इसे हम मसूरिया फैब्रिक भी बोलते हैं। और कोटा, ये आप लोगों ने सुना होगा, राजस्थान में कोटा एक जगह है, ये वहाँ का फेमस फैब्रिक है। और इसकी आइडेंटिटी आप देखोगे तो ये चेक्ड फॉर्म में ये फैब्रिक होता है, इसका टेक्सचर जो होता है वो चेक्ड फॉर्म में होता है। जनरली इसको हम चौकड़ी या फिर खाने के नाम से जानते हैं, चौखाना के नाम से जानते हैं। और ये जो फैब्रिक है वो सिल्क और कॉटन, इन दो यार्न से मिलकर के बनाया जाता है। मेन जो इसके सेंटर्स हैं वो आपके कोटा और कोटा के आसपास के जो विलेज एरिया हैं वो इसके मेन सेंटर्स में आते हैं। इनके अलावा बूंदी और बारन, ये जगह पे भी कोटा का फैब्रिक बनाया जाता है, कोटा डोरिया। तो इसमें कोटा डोरिया की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि इसकी टेक्निक में साइजिंग सिस्टम बहुत अच्छे से किया जाता है। साइजिंग मीन्स स्टार्च देने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी टेक्निकल होती है। और मेनली जो स्टार्च है वो फैब्रिक में शाइनिंग देने के लिए यूज किया जाता है। और इसी कारण से कोटा के फैब्रिक में एक आपको डिफरेंट शाइन की देखने को मिलेगी, बिकॉज इसका जो साइजिंग है वो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है। मतलब इसका जो स्टार्च है वो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है। पैटर्न्स में आपको बूटी, बॉर्डर, जाल, ये इसके पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। मोटिव्स में आपको कैरी, फूल पत्ती, चौकड़ी, गिन्नी, मटेरियल, ये सारी चीजें इससे बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इज अब पचेड़ी और बोरी, ये भी गुजरात का ही एक फैब्रिक है। और ये जो फैब्रिक है ये भी सुरेंद्रनगर और उसके आसपास के में जो कम्युनिटी वहाँ रहती है, राबड़ी कम्युनिटी और भाड़वार कम्युनिटी, ये तो कम्युनिटी इस तरीके के फैब्रिक्स को बनाती है। और क्योंकि राबड़ी कम्युनिटी और या भाड़वाड़ कम्युनिटी जो है वो बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत साउंड नहीं होते हैं, तो उनके पास जो लिमिटेड चीप जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज की हेल्प से ये इस तरीके के फैब्रिक को डेवलप करते हैं। तो कॉटन में बहुत अच्छी क्वालिटी का उपयोग ये लोग नहीं करते, बहुत चीप क्वालिटी का रहता है। जनरली इस तरीके के फैब्रिक से जो है वो स्कर्ट के लिए या धोती के बनाने के लिए या लुंगी बनाने के लिए ये फैब्रिक डेवलप करते हैं। बनाते समय कपड़े को वीव करने के बाद एम्ब्रॉयडरी, बहुत एम्बेलिशमेंट का एक इनके ऊपर तरीका होता है, एम्ब्रॉयडरी को जरूर लोग करते हैं। जनरली ब्राइट कलर्स में उपयोग करते हैं। मोटिव्स में अगर आप देखोगे तो ज्योमेट्रिकल मोटिव या जिगजैग लाइंस में, ब्रोकन लाइंस में आपको मोटिव देखने को मिलेंगे। दिस इज बोरी। आप पैटर्न देख सकते हो क्योंकि पूरा का पूरा जो पैटर्न, कपड़ा जो है वो देखने में बहुत ही थोड़ा सा थिक क्वालिटी का लग रहा होगा। इसका मतलब है कि यार्न जो है वो थोड़े से थिक क्वालिटी के लिए है। एंड इनके ऊपर जिगजैग पैटर्न से इस तरीके से जो है वो वीव की जाती है। एंड समटाइम ये एम्बेलिशमेंट के लिए फैब्रिक को, प्लेन फैब्रिक डेवलप करके एम्बेलिशमेंट जो है हैंड एम्ब्रॉयडरी के थ्रू किया जाता है। तो चूंकि राबड़ी कम्युनिटी या जो धारवाड़ कम्युनिटी है वो डेली यूज के लिए या उनके जो ओकेजन्स पड़ते हैं, तीज त्योहारों में पहनने के लिए इस तरीके के फैब्रिक को लोग बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट का हिमरू। हिमरू जो है इसका जो मेन सेंटर है वो दो जगह है इंडिया में, एक तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद और दूसरा तेलंगाना में हैदराबाद सिटी। ये दो जगह पर हिमरू फैब्रिक बनाया जाता है। हिमरू जो है वो ब्रोकेड के पर ही बेस्ड होता है, पर ये जो है जरी का उपयोग ना करते हुए प्योर सिल्क से बनाया जाता है। और चूंकि प्योर सिल्क से बनाया जाता है तो ये बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट फैब्रिक होता है। और हैदराबाद का जो आपका जो
ये है हिमरू, वो प्योर सिल्क से बनाया जाता है, जबकि औरंगाबाद में जो हिमरू जो बनाया जाता है वो थोड़ा सा मिक्सचर टोन पे होता है। मिक्सचर से मतलब है कि कॉटन, वूल और आर्ट, इसीलिए समटाइम जो हिमरू है उसको हम लोग मशरू भी बोलते हैं, मिश्रू भी बोलते हैं। तो इट मीन्स कि मिक्स्ड फैब्रिक। मशरू एक अलग वैरायटी भी होती है फैब्रिक की, जो आपको बनारसी ब्रोकेट में भी देखने को मिलेगी एंड आपको प्रिंटिंग्स में भी देखने को मिलेगी, पर इसको आप हिमरू से डिफरेंट रखिएगा। हिमरू प्योर सिल्क का अगर बना हुआ है तो वो हैदराबाद का हिमरू है, एंड मिक्स अगर है तो औरंगाबाद का। बड़ी ही इंट्रिकेट वीविंग होती है, क्योंकि इसका पैटर्न जो होते हैं वो ब्रोकेट से बहुत रिजेंबल करते हैं, इसलिए इसकी जो वीविंग है वो बड़ी ही इंट्रिकेट होती है। डिजाइन भी कुछ ही उसी पैटर्न पे लिए जाते हैं। पर्शियन डिजाइन खासतौर पर इनमें देखने को मिलेगा। लुक वाइज बहुत रिच होते हैं, क्योंकि हैदराबाद भी नवाबों की सिटी रही है, और औरंगाबाद चूंकि फिरोज तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से यहाँ शिफ्ट किया था औरंगाबाद में, तो वो बहुत सारे वीवर्स को अपने साथ वहाँ पर लेके गए थे, जिन्होंने ये इस तरीके के फैब्रिक को डेवलप किया। दिस इज हिमरू। आप देख रहे होंगे कि लुक वाइज जो है वो बिल्कुल ब्रोकेट की तरह ये फैब्रिक देखने को लग रहा है, पर ब्रोकेट में चूंकि जरी का इस्तेमाल होता है और हिमरू में जरी का इस्तेमाल नहीं होता। प्योर सिल्क ही इसका बेस होता है, और प्योर सिल्क से ही के धागों से ही इसकी वीविंग की जाती है। नेक्स्ट इज द खान। खान ये एक मराठी टर्म है जिसका मतलब होता है खंड, खाने। तो आप खाने से आप समझ सकते हैं कि ऐसे फैब्रिक जहाँ छोटे 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 से ब्लॉक्स जैसे बने हो, मतलब डिजाइन। इस तरीके का जो फैब्रिक है वो महाराष्ट्र में शोलापुर और अहमदनगर, ये दो जगह हैं जहाँ पर ये फैब्रिक बनाया जाता है। इसके अलावा कर्नाटका में कुछ प्लेसेस हैं जैसे धारवाड़ या गजेंद्रगढ़, ये सब जगह हैं जहाँ पर ये फैब्रिक को बनाया जाता है। इसका जो मेन जो इसका फीचर होता है वो इसका टेक्सचर होता है, बिकॉज टेक्सचर्स के थ्रू ही ये इस तरीके के फैब्रिक की एक अपनी आइडेंटिटी बनती है छोटे छोटे ब्लॉक्स के फॉर्म में। और जनरली इसका जो यूज है वो ब्लाउज पीसेस के पर्पज से ज्यादा यूज किया जाता है, या बॉर्डर के फॉर्म में यूज किया जाता है। एंड समटाइम जो है उसका यूज जो है ये इन बॉर्डर्स का वो ड्रेस मटेरियल पे या फिर बैग्स के लिए या कुशंस के लिए, साड़ियों के बॉर्डर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये खान फैब्रिक, ये आप देख सकते हो, ये आप लोगों ने देखे भी होंगे हो सकता है मार्केट में, बट ये होता है समटाइम हम लोग को पता नहीं होता कि एक्चुअली ये फैब्रिक है। तो दिस इज खान। छोटे 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 आप देख रहे होंगे खानेदार ये डिजाइन इसमें वीव बनाई गई हुई है, जो वीविंग टेक्निक से ही डेवलप की जाती है। जनरली इसमें जो फाइबर्स जो यूज होते हैं वो फाइबर्स में आपका प्योर कॉटन या कॉटन के साथ मिक्स रेयन है, या समटाइम्स सिल्क का फाइबर, ये इसमें यूज किया जाता है। फैब्रिक के बाद नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आता है दैट इज अ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको शुरू में बोला कि इंडिया में बहुत रिच आपका वीविंग का सेक्टर नॉर्थ ईस्ट में है। एंड 7 सेक्टर्स जो 7 वहाँ के स्टेट्स में, हर स्टेट की अपनी एक आइडेंटिटी है, और हर स्टेट में अपने अलग अलग तरीके के वहाँ पर ट्रेडिशनल वीविंग की जाती है। जनरली वहाँ पे जो ट्रेडिशनल वीव्स हैं वो ट्रेडिशनल लूम्स पे ही, फिट लूम या फिर आपके जो है फोन लूम्स या फिर आपके शटल लूम्स पे ही काम ज़्यादा होता है। नॉर्थ ईस्ट चूँकि एक हिल एरिया है, तो ऑब्वियसली बात है कि हिली एरिया में रहने के कारण वहाँ के लोग जो है मैक्सिमम उनका जो काम है वो वुलन पे ज़्यादा होता है, और जिसके थ्रू वो शॉल्स को बनाते हैं, ब्लैंकेट्स को बनाते हैं, या अपने पहनने के लिए सपोज जैसे मेखला, वहाँ एक चादर बनाई जाती है आसाम में जिसको वो रैप अराउंड करके स्कर्ट के फॉर्म में पहनते हैं। तो ये वुलन से ही बने हुए चीज़ें होती हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। उनके जैकेट्स आप देख सकते हैं, या फिर आप उनके जो है जो पटका जो पहनते हैं जिसको गमछा कहते हैं उसको देख सकते हैं। सेकेंड, वूल के अलावा जो दूसरा फाइबर जो वो लोग यूज करते हैं नॉर्थ ईस्ट में वो होता है आपका सिल्क। बिकॉज नॉर्थ इंडिया का आप समझ लीजिए कि
80% सिल्क जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ही डेवलप होता है। खास तौर पे असम जगह है जहाँ पर वाइल्ड सिल्क की बहुत बड़ी वैरायटी पाई जाती है। टसर सिल्क हो या मूंगा सिल्क हो या फिर आपके एरी सिल्क, इसकी बहुत बड़ी वैरायटी वहाँ पे पाई जाती है। तो दूसरा जो फाइबर जो ये लोग यूज करते हैं वीविंग में, वो वुलन के अलावा सेकंड वीव होता है आपका सिल्क का। एंड इनके अलावा समटाइम आपको कॉटन फाइबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आसाम का जो फेमस गमछा होता है पटका, रेड और वाइट और रेड कॉम्बिनेशन में, वाइट बैकग्राउंड एंड उसके ऊपर रेड एम्ब्रॉयडरी, तो वो कॉटन से ही बना हुआ होता है। तो बहुत फाइन क्वालिटी का कॉटन वो लोग यूज करते हैं। लाइक रेड वाइट टॉवेल या मेखला, ये इस तरीके का, ये असम का है, ये आप देख रहे हो इस तरीके के गमछे होते हैं। क्योंकि और दूसरी चीज आप ये देखिए कि इनमें डिजाइन भी आप वहीं के ही कल्चर से रिलेटेड डिजाइन आप देखेंगे। आसाम में इस तरीके की कैप्स का बड़ा यूज किया जाता है। जहाँ बरसात होती है तो वो लोग बैग की कैप बनाते हैं, सीख की कैप बनाते हैं और उसको पहन करके वो लोग अपना डेली रूटीन का काम करते हैं। तो ये कैप जो है वो बड़ी वहाँ की फेमस होती है। एंड मेखला, ये मेखला चादर जो साड़ी के फॉर्म में देखने को मिलेगी, ये मतलब मेखला जो है वो एक रैप अराउंड स्कर्ट होती है और सिल्क और वुलन दोनों पे ही बनाई जाती है और ये बेल्ट के सहारे ये पूरी पहनी जाती है। एंड इसके ऊपर अलग से ये दुपट्टे के फॉर्म में इनका ये ऊपर का ओढ़नी होती है और ब्लाउज के साथ प्लेन ब्लाउज उपयोग करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप आएंगे तो यहाँ का जो फेमस जो टेक्सटाइल है वो है सिंका शॉल। सिंका शॉल ये कुछ आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये ज्योमेट्रिकल डिजाइन से बने हुए ये शॉल्स होते हैं। वुलन फाइबर का इनमें यूज किया जाता है। मिजोरम में आप आएंगे तो वहाँ पे पुआन शॉल बनाई जाती है, उसका आप स्टाइल देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर आप देखिए बड़ी ही इंट्रिकेट वीविंग है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को लेकर के थोड़ा आर्किटेक्चर लुक आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड यहाँ पर आप देखिए मिजोरम की जो पुआन शॉल है उसमें आप लाइन या आपकी लाइन वर्क या ज्योमेट्रिकल लाइंस का यूज आपको देखने को मिलेगा। कलर कॉम्बिनेशन देखिए आप बड़े ही ब्राइट और डार्क कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मणिपुर, मणिपुर में रानी की शॉल बनाई जाती है। ये जो शॉल है वो प्योर सिल्क की हेल्प से बनाई जाती है और इसके ऊपर जो है वीविंग जो है वो भी सिल्क के धागों से ही की जाती है और एक्स्ट्रा वेस्ट थ्रेड का यूज करते हुए पिटलूम या फिर चोंगलूम का यूज करते हैं। एंड पैटर्न्स में आप देख सकते हैं कि फ्लोरल पैटर्न जो उनके ही कल्चर से रिलेटेड है। असम में जो ये मणिपुर में जो ग्रीनरी जो पाई जाती है उसी ग्रीनरी से ही रिलेटेड ये लोग वहाँ से पैटर्न्स निकालते हैं। मेघालय, यहाँ की आप जो ड्रेस देख रहे हैं वो जेनपिन ड्रेस कहलाती है। इनका एक अलग जेनपिन जो फैब्रिक होता है उसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने मेखला स्टाइल में पहना हुआ है और इसका उपयोग डेली रूटीन में अपने ओकेजन्स में वो लोग करते हैं। नागालैंड में आप आइए तो यहाँ की जो शॉल होती है वो वुलन शॉल ही कहलाती है और उसमें ऐसी कोई एक्स्ट्रा इंट्रिकेट डिजाइन नहीं होती बल्कि प्लेन लंबी डिजाइन होती हैं। लंबी लंबी आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइंस जो ब्लैक रेड या ब्राउन कलर्स में होती हैं। नागालैंड जो है चूंकि बहुत ही वाइल्ड एरिया वहाँ पर है तो कुछ वहाँ के कल्चर या वहाँ के जो रूटीन में जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा जो है एनिमल्स प्रिंट या फिर आपके फ्लोरल प्रिंट, वाइल्ड आपके जो एनिमल्स हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। त्रिपुरा में आएंगे तो यहाँ पर रिशा और प्रशा नाम के शॉल्स डेवलप होते हैं। इनकी वीविंग आप देखिए तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये छोटे छोटे से खाने डायमंड शेप में 2 कलर स्कीम्स में डेवलप किए जाते हैं। ये त्रिपुरा का वीविंग है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल इंडियन साड़ी।
ट्रेडिशनल इंडियन साड़ीज में सबसे पहले, चूंकि इंडिया में तो साड़ीज तो बहुत तरीके की हैं पर सभी को कवर करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं यहाँ पे कुछ बेसिक जो मेन फेमस जो साड़ियाँ हैं मैं उन पर आपके संग डिस्कस करना चाह रही थी। तो फर्स्ट इज चंदेरी साड़ी। चंदेरी साड़ी ये बिलोंग करती है गुना डिस्ट्रिक्ट से। गुना मध्य प्रदेश का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये चंदेरी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। और इन चंदेरी साड़ियों को बनाने का जो मेन जो बेस होता है वो ब्रोकेड यूज होता है। ब्रोकेड चूंकि उसकी डेफिनेशन है, ब्रोकेड का मतलब हुआ कि वो ऐसा एम्बोज्ड फैब्रिक जो जरी और सिल्क के धागों से मिलकर के वीव किया हो, उसको हम ब्रोकेड बोलते हैं। तो इंडिया में जहाँ पर भी जो भी कपड़ा जरी और सिल्क के धागों से मिल करके बनाया जा रहा है तो वो आप समझ लीजिए कि उसका बेस जो है वो ब्रोकेड ही है। डिफरेंस होते हैं पैटर्न्स में, डिफरेंस होते हैं कलर स्कीम्स में, डिफरेंस होते हैं उनकी वीविंग स्टाइल में। तो चंदेरी साड़ियाँ जो हैं ये बहुत ही एलिगेंट, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही ट्रांसपेरेंट शी फैब्रिक की होती हैं और लाइट वेटेड होती हैं। और इनके जो पैटर्न्स होते हैं उनमें ब्रोकेड स्टाइल के रिच पैटर्न्स देखने को मिलेंगे इनके बॉर्डर्स पे और इनके पल्लों पे। और जनरली ये जो साड़ीज होती हैं वो प्योर या तो प्योर कॉटन से बनती है या प्योर सिल्क से या फिर कॉटन और सिल्क दोनों से मिक्स करके बनाई जाती है। इनके अलावा जरी का उपयोग होता है और ये जरी का जो उपयोग है वो बॉर्डर्स बनाने के लिए, बूटियां बनाने के लिए, डिजाइन या पैटर्न्स को डेवलप करने के लिए यूज किए जाते हैं। कलर्स इनमें लाइट एंड डार्क दोनों ही कलर देखने को मिलेंगे। एंड इनकी जो डिजाइनिंग है वो इसमें आप देख सकते हो, क्योंकि ब्रोकेट का पैटर्न यूज किया जाता है तो समटाइम आपको आशावाली साड़ीज के भी पैटर्न देखने को मिलेंगे, समटाइम आपको जामदानी साड़ीज के भी पैटर्न देखने को मिलेंगे और ब्रोकेट के भी पैटर्न देखने को मिलेंगे। अदर नेक्स्ट इज द महेश्वरी साड़ियाँ। महेश्वरी साड़ी ये मध्य प्रदेश में इंदौर के पास एक जगह है और आपने रानी अहिल्याबाई का नाम सुना होगा, उन्होंने ये जगह को बनाया था। और बल्कि ये कह सकते हैं कि महेश्वरी साड़ियों को स्टार्ट कर ही महिलाबाई ने कराया था अपने प्रजा की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो तब से ये साड़ियाँ बनना स्टार्ट हुई हैं इंडिया में। और इस तरीके की जो साड़ियाँ होती हैं वो कॉटन सिल्क या फिर मिक्स फैब्रिक इनसे मिलकर के बनाई जाती है। इनकी जो डिजाइनिंग है वो कुछ कुछ चंदेरी साड़ियों से मिलती जुलती होती है। इनमें जो डिफरेंस जो होता है वो चेक्ड पैटर्न्स पे या स्ट्राइप्स पे या रिप पैटर्न्स पे ये साड़ियाँ बनाई जाती है। इनमें बहुत बेल बूटे फूल पत्ती इनका आपको इस्तेमाल कम देखने को मिलेगा, बल्कि बॉर्डर्स पे इन पे काम ज्यादा होता है या छोटी छोटी बूटियों पे काम ज्यादा होता है। जरी का उपयोग जो है वो बॉर्डर के लिए बनाने के लिए या आपके जो छोटी छोटी बूटियां हैं या पल्लों पर डिजाइन बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। कलर स्कीम अगर आप देखोगे तो महेश्वरी साड़ियों में कलर स्कीम जो है वो भी बहुत डार्क और ब्राइट कलर्स में आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा चूंकि अब तो कमर्शियली पर्पज से भी ध्यान में रखा जाता है तो लाइट बैकग्राउंड की साड़ियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। पिंक कलर बड़ा ही महाराष्ट्रियन में ये पिंक महेश्वरी साड़ी जो होती है पिंक कलर की वो बड़ी ही पसंद की जाती है। तो पिंक कलर पे बड़ा ही वहाँ पर ध्यान दिया जाता है या इस तरीके की साड़ियों का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। सेकेंड जो होता है पिंक साड़ियों के अलावा दैट इज ग्रीन कलर। ग्रीन कलर महाराष्ट्र में बहुत पसंद किया जाता है तो ग्रीन और पिंक बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है आपके हमारा इसमें महेश्वरी साड़ी ना। नेक्स्ट इज द बालूचरी साड़ी। बालूचरी साड़ी ये वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद एक जगह है वहाँ का ये फेमस साड़ी है। और इन साड़ियों का भी जो पैटर्न होता है वो ब्रोकेट बेस्ड होता है। डिफरेंस होता ये है कि जो बालूचरी साड़ीज हैं इन साड़ियों में आपको मिथोलॉजिकल सीन या डिजाइन गॉड गॉडेसेस के डिजाइन
आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इनके अलावा पेजली डिज़ाइन या कैरी डिज़ाइन हैं, पीकॉक, बर्ड, इनके डिज़ाइन बहुत आपको मिलेंगे। फिगरेटिव मुगल कालीन के जो डिज़ाइन होते हैं वो आपको फिगरेटिव डिज़ाइन या फिर यूरोपियन कल्चर के डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे और देखने में बहुत खूबसूरत, लाइट वेट और बहुत ही रिच लुक वाली ये साड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इन साड़ियों में आती है, दैट इज द वेंकटगिरी साड़ी। वेंकटगिरी साड़ी ये आंध्र प्रदेश की फेमस साड़ी है एंड ये जो साड़ी होती है वो मसलिन अनप्लीस्ड कॉटन यार्न से बनाई जाती है। जनरली ये जो साड़ियाँ होती हैं वो डार्क और ब्राइट दोनों ही कलर्स में आपको देखने को मिलेंगी और इन साड़ियों में जो मेन जो पैटर्न्स होते हैं वो कैरी पैटर्न्स या फिर पैरेट, पीकॉक या चेक्स पैटर्न्स ये आपको देखने को मिलेंगे। वेंकटगिरी साड़ियाँ, इनमें जो यार्न हैं वो सिल्क यार्न या फिर आपके जरी यार्न, इनको यूज किया जाता है। जनरली जो बॉर्डर्स होते हैं वो काफ़ी चौड़े बनाए जाते हैं। ये 6 to 8 इंचेस इनकी विड्थ होती है एक बॉर्डर की, तो चौड़े बॉर्डर्स की भी ये साड़ियाँ कही जाती हैं और ये पैटर्न जो होते हैं वो बड़े गोल्डन बॉर्डर वाले होते हैं। आंध्र प्रदेश में जो ब्राइडल्स होते हैं उनमें उनके कलेक्शन में वेंकटगिरी साड़ी बड़ा ही अच्छी मानी जाती है। जैसे अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम अपने कलेक्शन में देखते हैं कि ब्राइडल्स में बनारसी साड़ी होना बहुत जरूरी है। सेम यही चीज़ आंध्र प्रदेश में है कि आंध्र प्रदेश के लोगों में हर फैमिली में जो है वो वेंकटगिरी साड़ी शादी के टाइम की रख के जरूर दी जाती है या उनके कलेक्शन में जरूर रखी जाती है। वीविंग का जो पैटर्न है वो हैंडलूम ही होता है, जिसमें शटल सोन जो लूम है उससे ही इसका काम किया जाता है। नेक्स्ट जो साड़ी आती है दैट इज द गढ़वाल साड़ी। गढ़वाल साड़ी, इट इज नॉट GAS, इट इज गढ़वाल, GAD, गढ़वाल साड़ी। गढ़वाल जो है वो तेलंगाना का एक छोटा सा टाउन है जहाँ पर वाइट फील्ड की साड़ियाँ बनाई जाती हैं विद द कॉन्ट्रास्ट कलर ऑफ विथ कॉन्ट्रास्ट कलर एंड ये जो है सिल्क और हैवी जरी बॉर्डर के साथ ये साड़ियाँ बीच की जाती हैं। पर आज के टाइम पीरियड पे इनका जो कलर पैलेट है इन साड़ियों का वो काफ़ी चेंज हो चुका है। वाइट के साथ साथ अब डिफरेंट डार्क और लाइट शेड्स के कलर्स भी यूज किए जाते हैं। जनरली इन साड़ियों का जो पैटर्न होता है उनमें बहुत ही इंट्रिकेट डिजाइन नहीं होती, फ्लोरल डिजाइन नहीं होती या ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे लाइन फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, टेम्पल डिजाइन देखने को मिलेंगे। क्योंकि हैदराबाद, क्योंकि आंध्र प्रदेश या तेलंगाना तो डिवाइड हो गया है इसलिए हम अलग अलग रख रहे हैं, पर आंध्र प्रदेश जो कि मंदिरों का एक यहाँ पर जो है टेम्पल्स बहुत सारे हैं। साउथ में आप कहीं पर भी चले जाइए वहाँ टेम्पल्स बहुत आपको देखने को मिलेंगे। तो साउथ इंडियन साड़ी की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि उनकी जितने भी टेक्सटाइल्स वहाँ पर बनाए जाते हैं उन टेक्सटाइल में टेम्पल डिजाइन जरूर यूज होते हैं। या तो उनका आर्किटेक्चर है या वहाँ उस आर्किटेक्चर में जो चीजें बनी हुई हैं लाइक पिकॉक है या लॉइन का पिक्चर है या उसका जो टेम्पल डिजाइन का जो एग्जैक्ट जो फॉर्म होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो टेम्पल डिजाइन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। इन साड़ियों का जो पल्लू होता है या बॉर्डर होता है वो काफी रिच होता है और उनमें जो है आपके हमसा मीन हंस की डिजाइन, एलिफेंट, पीकॉक, फ्लोरल डिजाइन या फिर टेम्पल बॉर्डर डिजाइन देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट इज नारायण पट साड़ियाँ। नारायण पट साड़ियाँ जो होती हैं ये तेलंगाना में ही एक जगह है, महबूब नगर, एक छोटा सा गांव है जहाँ पर ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। और इस तरीके की साड़ियाँ बनाने के लिए कॉटन और सिल्क दोनों ही तरीके के यार्न्स यूज किए जाते हैं। और इन साड़ियों में जो है लाइन लीनियर डिजाइन पर काम बहुत होता है। विशेष तौर पे आपके बॉर्डर और पल्लू पर लीनियर डिजाइन बनाई जाती हैं। एंड
ये जो साड़ियाँ हैं वो कर्नाटका की इक्कल साड़ी से बहुत मैच खाती हुई होती हैं। कर्नाटका में जो इक्कल साड़ी है वो लाइंस वर्क से ही, लीनियर डिजाइन से ही बनाई जाती है, तो काफी कुछ ये उन साड़ियों से मिलती जुलती है। या फिर आपका जो शोलापुर की जो साड़ी है उनसे बहुत मिलती जुलती होती है। चेक्ड पैटर्न से, ज्योमेट्रिकल डिजाइन से या फ्लावर डिजाइन से, या अगर आपके टेम्पल बॉर्डर से, ये बॉर्डर आपको, ये तरीके के डिजाइन आपको देखने को मिलेंगी नारायणपेट साड़ी। नेक्स्ट इज पैठनी साड़ी। पैठनी साड़ी महाराष्ट्र की एक बहुत ही पसंदीदा साड़ियों में ये गिनी जाती है। बहुत ही रिच ये साड़ियाँ मानी जाती है, क्योंकि ये साड़ियाँ प्योर सिल्क और प्योर जरी इन दोनों से मिलकर के बनाई जाती हैं और बहुत लाइट वेट होती हैं। चूँकि इनमें प्योर सिल्क और प्योर जरी का उपयोग किया जाता है और इसलिए ये काफ़ी थोड़ी कॉस्टली भी होती है। वीविंग जो है वो बहुत ही टाइम टेकिंग होती है। ये साड़ियाँ जो हैं 9 यार्ड की साड़ियाँ बनाई जाती हैं, इसलिए इनको हम नौवारी साड़ी में भी कहा जाता है। महाराष्ट्र की नौवारी साड़ी, 9 गज की साड़ी को कहा जाता है। और इन साड़ियों का जो पैटर्न है उनमें पीकॉक, पैरेट, फ्लोरल डिजाइन, हंस के डिजाइन या लोटस या कैरी, इस तरीके के मोटिव्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो पैटर्न्स हैं वो अजंता केव में जो पेंटिंग्स जो बनाई गई हैं उनसे ये पैटर्न इंस्पायर होकर के बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे कलर्स में ये डेवलप की जाती हैं। और जिस तरीके से यूपी में बनारस साड़ियों का या फिर आपके आंध्र प्रदेश में वेंकटगिरी साड़ी का इम्पोर्टेंस है, या कर्नाटका में एकल साड़ी का उसकी इम्पोर्टेंस है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में पैठनी साड़ी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कलेक्शन में मानी जाती है। खासतौर पर जो फ्यूजल कलेक्शन होता है, ब्राइडल का जो कलेक्शन है उसमें ये ज़रूर दी जाती है और रखी जाती है। एंड लास्ट साड़ी के अगर हम देखें तो इट इज कांजीवरम साड़ी। लास्ट स्लाइड है जो कांजीवरम साड़ी की। कांजीवरम साड़ी ये तमिलनाडु की ये साड़ी है। कांजीपुरम एक छोटा सा जगह है चेन्नई के पास, जहाँ पर ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। क्योंकि कांजीपुरम जो है वो मंदिरों का शहर कहा गया है, या ये कहिए कि मंदिरों का एक जगह कहा गया है, जहाँ पर बहुत सारे मंदिरों के आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। तो जो मोटिव्स जो यूज किए जाते हैं कांजीवरम साड़ियों में, वो वहाँ के जो मंदिर हैं उनके जो आर्किटेक्चर्स में जो चीजें बनाई गई हैं उन्हीं आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड होकर के मोटिव्स बनाए जाते हैं। और ये जो साड़ियाँ हैं ये प्योर सिल्क की भी बनाई जाती हैं। मतलब प्योर सिल्क तो यूज होगा ही होगा, साथ में जरी और विदाउट जरी दोनों से ही मिलकर के बनाई जा सकती है। मतलब दो पैटर्न हमें देखने को मिलेंगे, विथ जरी एंड विदाउट जरी। ये साड़ियों की भी जो लंबाई होती है वो 5 यार्ड से लेकर के 9 यार्ड तक की होती है। 9 मतलब लंबाई जो है इनकी है, और 5 मीटर से लेकर 9 मीटर के बीच में। जनरली जो है ये डार्क और ब्राइट कलर्स में ज़्यादा ये बनाई जाती हैं। बहुत ही रिच पैटर्न्स लेकर के, बहुत ही रिच लुक देखते हुए, बहुत एलिगेंट पैटर्न्स में ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। इनमें जरी जो है वो पूरी साड़ी की खूबसूरती ही चेंज कर देता है। जनरली जो मोटिव्स हैं उनमें आपको, क्योंकि मंदिरों के शहर में ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो मंदिरों का जो आर्किटेक्चर है वो आपको इन साड़ियों में देखने को मिलेगा। लाइक जैसे लॉइन का पिक्चर है या हंस का पिक्चर है। क्योंकि चेन्नई साउथ में बनाना का उपयोग बहुत होता है, केले का उपयोग बहुत होता है, तो
आपके बनाना जो लीव्स होती हैं उनके पैटर्न, पैरेट, कॉइन, क्योंकि और आपके गॉड गॉडेसेस के फेसेस, इस तरीके के आपको पैटर्न उनमें देखने को मिलेंगे। तो कांजीवरम साड़ी, अच्छा सेकंड थिंग, कांजीवरम साड़ी में भी क्योंकि सिल्क के साथ जरी का उपयोग होता है, तो इनको भी हम ये कह सकते हैं कि इनका जो बेस है वो ब्रोकेड साड़ियाँ ही होती हैं। तो ब्रोकेड साड़ी यानी ब्रोकेड फैब्रिक होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रोकेड जो फैब्रिक है वो कई तरीके की साड़ियों का एक बेस है। अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखो तो ब्रोकेड मीन्स क्या हुआ कि जरी एंड सिल्क से के धागों की मदद से एम्बोस्ड एक वीव किया हुआ फैब्रिक। तो ये जो टेक्निक है वो टेक्निक आपके कांजीवरम साड़ियों में, चंदेरी साड़ियों में, या फिर आपके रैंकटगिरी साड़ियों में, या पैठनी साड़ियों में हर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि बालूचेरी साड़ी उनमें भी आपको देखने को मिलेगा। बनारसी और आशावली साड़ियाँ वो तो है ही है, वो भी आपको इनमें भी आपको इसका पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा इंडिया में साड़ियों तो बहुत तरीके की बनाई जाती हैं, कॉटन बेस्ड या प्योर कॉटन बेस्ड भी बहुत होती हैं, प्योर सिल्क के बेस्ड भी बहुत होती हैं। पर जो आपके ट्रेडिशनली जो साड़ीज हैं वो यहाँ पर अभी मैंने आपके साथ थोड़ा डिस्कस किया। अगर हाँ, ये दिस इज द इक्कल साड़ी जो मैंने आपको बताया था, सोलापुर साड़ी, ये इक्कल साड़ी का ये पिक्चर, ये इनमें आप देखिए कि ये प्योर सिल्क की साड़ियाँ बनी होती है, इक्कल साड़ी। और इनमें लेकिन जो पैटर्न्स होते हैं वो बहुत ब्रोकेड पैटर्न्स पे नहीं होते, बल्कि ज्योमेट्रिकल लाइंस पे इनके पैटर्न्स होते हैं। और इसके अलावा क्योंकि कर्नाटका में ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी कसूती वर्क किया जाता है, तो इन साड़ियों पे आपको कसूती एम्ब्रॉयडरी ऊपर से ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज करते हैं। एंड सोलापुर साड़ियाँ जो प्योर कॉटन बेस्ड होती हैं, और इनमें भी जो है वो प्लेन साड़ियाँ होती हैं, या फिर आपके चेक्स में या स्ट्राइप डिजाइन में ये साड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं। इनके अलावा एक कैटेगरी और होती है, दैट इज मैसूर सिल्क साड़ी। कर्नाटका की साड़ी होती है जो मैसूर या मैसूर के आसपास के क्षेत्रों में ये बनाई जाती है। प्योर सिल्क या फिर मिक्स सिल्क, इन साड़ियों में ये धागे यूज किए जाते हैं। एंड इसके अलावा जो पैटर्न्स में आपको देखने को मिलेगा वो चेक्स पैटर्न्स या फिर आपके जो एक कैरी पैटर्न वो आपको देखने को मिलेंगे। मैसूर में, या मैसूर चूंकि कर्नाटका में है, और कर्नाटका में आपके वहाँ से रिलेटेड जो मोटिव्स थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैसूर में चूंकि या फिर कर्नाटका में चूंकि मंदिर वहाँ पर भी बहुत पाए जाते हैं, तो वहाँ का आर्किटेक्चर भी आपको देखने को मिलेगा मैसूर का। एंड इसके अलावा जो पैटर्न जो हैं वो कसूती एम्ब्रॉयडरी में जो यूज होते हैं वो पैटर्न आपको मैसूर सिल्क साड़ियों में भी देखने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज शॉल। शॉल मीन्स वो फैब्रिक जिसको हम वूल के थ्रू, वूल यार्न के थ्रू डेवलप करते हैं। एंड जिसको हम वूल यार्न के थ्रू डेवलप करते हैं। और शॉल जो है जिसको जिसकी लंबाई जनरली 2.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक के बीच की होती है, समटाइम्स 4.5 मीटर भी होती है, बट 2.5 से 3 मीटर के बीच में शॉल की लंबाई होती है। और जिसका उपयोग हम जनरली बॉडी को कवर करने के लिए, या शोल्डर पे डालने के लिए, या अपर बॉडी पार्ट को कवर करने के लिए यूज करते हैं। जनरली शॉल्स का जो उपयोग है वो विंटर के सेशंस में ज़्यादा होता है, बिकॉज ये वूलन यार्न से बनाई जाती है। कुछ जगहों पे जो शॉल्स होती हैं आपको मिक्स्ड वूलन पे भी देखने को मिलेंगी। तो अगर हम वूल्स की हम बात करें
तो वूल की जो कैटेगरी है वो आपको कश्मीर या फिर हिमाचल या फिर गुजरात या फिर आपके जो है तमिलनाडु, वहाँ पर आपको ये वूल की कैटेगरी देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली बात है कि शॉल का जो प्रोडक्शन है, क्योंकि वूलन यार्न हम इससे यूज करते हैं, तो मानी सी बात है कि इनका जो प्रोडक्शन है वो उन जगहों पर ही होगा जहाँ पर जो ठंडे प्रदेश है, जो हिली एरियाज में है, तो उन जगहों पर ही इनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से अगर हम कैटेगरी अगर हम देखें तो शॉल की जो कैटेगरी है वो हमें मेनली 4 कैटेगरी देखने को मिलती है। तो कश्मीरी शॉल फर्स्ट, फिर सेकंड इज द दाबला शॉल फ्रॉम गुजरात, हिमाचली शॉल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड टोडा शॉल फ्रॉम द तमिलनाडु। दाबला शॉल या वुलन ब्लैंकेट भी हम बोल सकते हैं इसको। ये गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट में ये शॉल बनाई जाती है, और ये जो शॉल है वो अपने मतलब टेक्सचर के लिए बहुत फेमस है। जनरली इनका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है, मोटा होता है, और जिनमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न पर वीव की जाती है। इनका जो बेस मटेरियल होता है वो नॉर्मली वाइट बेस मटेरियल लिया जाता है। बेस जो होता है फील्ड ग्राउंड एरिया जो है वो वाइट होता है, और उसके ऊपर कलरफुल जो है वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न वीव किए जाते हैं। वीविंग जो है वो जनरली पिट लूम पर ही ज्यादा काम होता है, क्योंकि शॉल्स की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं होती है, 2.5 से 3 मीटर के बीच में होती है, तो पिट लूम बेस्ट होता है बनाने के लिए, या फिर इसको फ्रेम लूम भी हम बोलते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी आती है शॉल में, दैट इज अ टोडा शॉल, जिसको पुथुकुली कहा जाता है। ये शॉल जो है वो तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत के आसपास के जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं वो इस तरीके की शॉल को डेवलप करती है, और इनकी शॉल में आपको बहुत कलर नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत वेराइटी कलर्स की नहीं देखने को मिलेगी। व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर रेड एंड ब्लैक कलर के पैटर्न्स डेवलप किए जाते हैं, और ये जो पैटर्न्स हैं वो आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे जो पैटर्न्स हैं वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में है, ज्योमेट्रिकल लाइंस में या ज्योमेट्रिकल शेप्स में ये पैटर्न डेवलप होते हैं। और इनमें जो वूल का जो यार्न है वो बहुत फाइन क्वालिटी का यार्न नहीं होता, बहुत थोड़ा सा थिक कोर्स यार्न इसमें यूज किया जाता है, तो इनका जो टेक्सचर्स भी है वो काफी हेवी लुकिंग वाला होता है, तो वीव करते समय बड़ी ही आसानी से वीव हो जाती है। एंड समटाइम अगर वीव नहीं किया है तो टेक्सचर इतना हैवी होता है कि इसके ऊपर आराम से एम्ब्रॉयडरी भी हो सकती है, जिसको टोडा एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। तो टोडा एम्ब्रॉयडरी जो है उसका बेसिकली जो यूज है वो टोडा शॉल्स के ऊपर ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो दैट इज हिमाचल शॉल। ये जो शॉल है ये हिमाचल प्रदेश में चंबा, कुल्लू, किन्नौर ये प्लेसेस पे ये शॉल्स बनाई जाती हैं, और ये जो शॉल बड़ी बर्ड फेम शॉल्स होती हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये शॉल्स बनाई जाती हैं, और बहुत सारी वैरायटी में ये शॉल्स बनाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर वूल्स की कई वैरायटी वहाँ पर मिलती है, जैसे मैरिनो वूल है या अंगोरा वूल है या जो लोकल शीप की जो वूल है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज की जो वूल्स होती है वही इनकी क्वालिटी को भी डिवाइड करती है। डिजाइन एंड जो पैटर्न्स होते हैं वो जनरली मोस्टली जो है वो आपके ज्योमेट्रिकल शेप्स में ही इनके डिजाइन होते हैं, और कलरफुल होते हैं, बहुत ही कलर का यूज करते हैं। शॉल्स के कलर जो फील्ड कलर्स हैं वो लाइट बैकग्राउंड पे भी होते हैं और आपके डार्क बैकग्राउंड पे भी होते हैं, जैसा लोग पसंद है उसी हिसाब से ही उनका काम होता है। नेक्स्ट इज द कश्मीरी शॉल। कश्मीरी शॉल क्योंकि ये तो मतलब कश्मीर में सबसे ज्यादा काम ही इसी पर होता है, और इंडिया क्या विश्व स्तर पर ये शॉलें जो है बड़ी फेमस होती हैं, बहुत ही पसंद की जाती हैं, बिकॉज इनमें हमें बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती हैं, और इन वैरायटी में सबसे अच्छी जो वैरायटी होती है वो पश्मीना शॉल की होती है। पश्मीना के अलावा कानी शॉल एंड सोजनी शॉल, ये 3 तरीके की वैरायटी हमें शॉल्स में देखने को मिलेगी, पश्मीना, कानी और सोजनी। रॉ मटेरियल में आपका मैरिनो, पश्मीना
और शैंतोश। पश्मीना जिसको हम केशमेर भी बोलते हैं। तो ये 3 तरीके के जो मटेरियल होते हैं वो इसके थ्रू ये शॉल्स डेवलप होती हैं। एंड जो मोटिव्स होते हैं इनमें नेचुरल मोटिव्स, क्योंकि कश्मीर में नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़बरदस्त पाई जाती है, तो वो नेचुरल ब्यूटी आपको शॉल्स में दिखाई देगी। उनके जो पैटर्न्स होते हैं आप देखिए उनमें बहुत ही फ्लोरल लीव्स, फूल पत्तियों के डिजाइन या फ्लोरल लीव्स के डिजाइन जो बड़े इंट्रिकेट फॉर्म में दिखाई देंगे। वहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो देवदार चिनार के पेड़ पाए जाते हैं, तो उनकी पत्तियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो जो नेचर में चीजें पाई जा रही हैं, शिकारा, उसका आपको पिक्चर देखने को मिलेगा। या आप जो लोकल वहाँ पर चीजें जो यूज होती हैं, लाइक क्या बोलते हैं उसको, उनकी जो केटली, जो एक स्पेशल केटली होती है कहवा को यूज करने के लिए, जो लोग यूज करते हैं कहवा पीने के लिए, बनाने कर रखने के लिए, तो वो केटली आपको पिक्चर्स देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की चीजें आपको उनकी शॉल्स में देखने को मिलेंगी। फ्लोरल डिजाइन पर फोकस ज्यादा होता है। फ्लोरल के अलावा जो सेकंड जो फोकस होता है वो पर्शियन डिजाइन पर होता है। पर्शियन, क्योंकि कश्मीर में शॉल की स्टार्टिंग ही जो है वो मुगल पीरियड से मानी गई है। और तो ऑब्वियसली बात है कि मुगल कल्चर जरूर देखने को मिलेगा इन शॉल्स के ऊपर। Now next category is the woolen, आपके वीविंग का है। नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज द रेसिस डाइड टेक्सटाइल। रेसिस डाइड टेक्सटाइल से यह मतलब है कि ऐसा फैब्रिक डेवलप करना जो रेसिस का मतलब क्या हुआ, रोकना, किसी चीज को रोकना। तो जब हमें किसी और डाइड का मतलब हुआ कलर पे डिपिंग करना। तो जब हम किसी भी कपड़े को किसी चीज से बांध करके या उसको टाइटली उसको हम कवर करके कलर नहीं पहुंचाना होता है, या वहां पर हम नहीं चाहते हैं कि कोई और चीज पहुंचे, मतलब रेसिस का मतलब क्या हो, ब्रेक करना, हाँ, जो उस चीज को रोकना। तो रेसिस डाइंग मतलब जब हमें कपड़े के ऊपर ऐसी डिजाइन डेवलप करनी होती है जिस पार्ट पर हम नहीं चाहते कि वहाँ कलर पहुंचे, तो उस टाइम पर हम रेसिस डाइड टेक्सटाइल को यूज करते हैं। और रेसिस्ट डाइंग में मेनली जो तरीके जो होते हैं वो या तो वीविंग करने के पहले हम यूज करते हैं, या वीविंग करने के बाद जो बना हुआ जो कपड़ा होता है उस टाइम की वजह से हम अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हमें जो रेसिस डाइड टेक्सटाइल है में दो हमें सेक्शंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सेक्शन जो है वो फैब्रिक टाई रेसिस्ट होता है, सेकंड होता है यार्न टाई रेसिस्ट। फैब्रिक टाई रेसिस्ट जिसमें बांधनी मेन आता है, बंदेज का कपड़ा या फिर आपका लहरिया प्रिंट के कपड़े आते हैं। मेनली जो है इस तरीके के जो फैब्रिक्स होते हैं उनका मेन सेंटर्स में आपके इंडिया में गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु, ये 2-3 जगह हैं। ये यहाँ पर ये इस तरीके के फैब्रिक्स सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। और 2 टेक्निक पे या 2 पैटर्न पे भी काम होता है। पहला बांधनी के फॉर्म में या फिर लहरिया के फॉर्म में। बांधनी का मतलब होता है कि 2 कपड़े जिसमें हम छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में हम कपड़ा देखते हैं, बंदेज, जिसको हम बंदेज भी बोलते हैं। तो बांधनी जहाँ हम छोटे छोटे डॉट्स के थ्रू पैटर्न को डेवलप करते हैं। एंड लहरिया का मतलब हुआ कि जिन कपड़ों के ऊपर हम लाइन्स या शेप्स को हम डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन के फॉर्म में हम लाइन्स या शेप्स के फॉर्म में कपड़े को डेवलप कर रहे हैं। जनरली इसमें जो टेक्निक जो होती है वो कई स्टेप्स में फॉलो की जाती हैं, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक, मतलब कपड़े को की रिंजिंग एंड साइजिंग, रिंजिंग करना या फिर डिसाइजिंग करना, अनस्काउरिंग करना, ये सब प्रिपरेशन कहलाती है। एंड देन उसके बाद डिजाइन की मार्किंग होती है। फिर उसके बाद
कपड़े को टाई किया जाता है, देन उसके बाद डाई। ट्रेडिशनली ये जो फैब्रिक्स है वो कॉटन या फैब्रिक पे या फिर आपके सिल्क के फैब्रिक पे और या फिर मिक्स कॉटन और सिल्क सबसे ज्यादा उपयोग होता है, इन पे ये कपड़े बनाए जाते हैं। और पहले के टाइम पीरियड पे नेचुरल डाइज का यूज ज्यादा किया जाता था, पर आज के टाइम पीरियड में चूंकि कमर्शियली पर्पज से वैरायटी भी ज्यादा दिखानी है और मास प्रोडक्शन भी करना है और कॉस्ट लो कॉस्ट प्राइस पे डेवलप भी करना है, तो सिंथेटिक डाइज का भी उपयोग हम इन कपड़ों को बनाने के लिए किया जाने लगा है। रॉ आपके कॉटन, सिल्क एंड वूल, 3 तरीके की आपको इसमें वैरायटी मिलेगी। उन्होंने अच्छा इन कपड़ों का जो उपयोग है वो बांधनी बेस्ड कपड़ों का उपयोग साड़ियाँ बनाने के लिए, दुपट्टा या फिर लहंगे, जैकेट, इनको बनाने के लिए जनरली। इसके अलावा राजस्थान में पगड़ी पगड़ी बहुत पहनी जाती है, तो पगड़ियाँ बनाने के लिए इन कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब तो खैर फर्निशिंग आइटम्स में भी टाई एंड डाई कपड़े का उपयोग बहुत होने लगा है। एंड इसके अलावा फर्निशिंग के अलावा लाइफ स्टाइल एसेसरीज में आपको देखने को मिलेगा, उन कपड़ों को इनका उपयोग होने लगा है। नेक्स्ट आता है इसी कैटेगरी का, दैट इज इक्कत फैब्रिक। इक्कत मतलब हुआ कि रेसिस्ट डाइंग प्रोसेस का उपयोग जो है वो वीविंग करने से पहले यार्न स्टेज पर ही उसका यूज करना, यार्न स्टेज पे। तो इक्कत का जो फैब्रिक है वो इसी टेक्निक से डेवलप किया जाता है, जिसमें यार्न स्टेज पर ही धागों को डिजाइन के हिसाब से टाई किया जाता है एंड देन डाई किया जाता है, उसके बाद वो मेकिंग प्रोसेस में जाते हैं। इंडिया में इक्कत का जो काम है वो मेनली 3 स्टेट्स में सबसे ज्यादा होता है। 3 तो मैं कह 3 क्या बल्कि 4 कहना चाहिए। आंध्र प्रदेश और चूंकि तेलंगाना अब तो डिवाइड हो चुका है, ये तो पहले से आंध्र प्रदेश में ही हम लोग काउंट करते थे। तो 4 स्टेट में, जिनमें फर्स्ट आता है गुजरात। गुजरात में पाटन एक जगह है अहमदाबाद के पास, वहां पर ये कपड़ा डेवलप होता है। सेकेंड जो है जिसे हम पटोला वर्क कहते हैं, पटोला साड़ी जिसके थ्रू बनाई जाती है। सेकेंड जो आता है आंध्र प्रदेश में, जगह गुंटूर, गुंटूर में तेलिया रुमाल के नाम पे कपड़ा डेवलप होता है। तेलंगाना में नालगोंडा एक जगह है जहाँ पोचमपल्ली इस टेक्निक के थ्रू बनाया जाता है। और उड़ीसा में जो है संबलपुर एक जगह है, वहाँ पर बंधा वर्क के नाम पर ये टेक्निक यूज की जाती है। टेक्निक सब जगह कॉमन वही होती है, क्योंकि बनाया ही यार्न स्टेज पे जाता है, यार्न रेसिस डाइज में चूंकि इसको काउंट किया जाता है। टेक्निक सब जगह कॉमन होती है, पर डिफरेंस खाली इतना होता है कि जो मोटिव्स हैं, जो पैटर्न है, वही इसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दे, अलग कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो गुजरात में अगर हम इक्कत को बना रहे हैं तो वो कहलाएगा पाटन। अगर हम आंध्र प्रदेश में बना रहे हैं तो तेलिया रुमाल, अंदर तेलंगाना में पोचमपल्ली और उड़ीसा में हम उसको कहेंगे बंधा। मेनली इसमें 3 टेक्निक उपयोग की जाती है, सिंगल इक्कत, डबल इक्कत एंड कंबाइंड। सिंगल इक्कत का मतलब होता है वार्प या वेफ्ट में कोई एक ही चीज को डाई करके, कोई एक ही यार्न है उसको डाई किया जाता है एंड देन उसके बाद उसको वीव के लिए जाता है। या तो वार्प धागे सारे डाई होंगे या फिर वेफ्ट धागे ही डाई होंगे। डबल इक्कत मतलब वार्प एंड वेफ्ट दोनों ही धागों को डाई करके फिर यूज किया जाता है। एंड कंबाइंड का मतलब होता है कि कुछ पैटर्न, कपड़े का कुछ पैटर्न जो है वो सिंगल इक्कत में काम करता है और कपड़े का कुछ पार्ट जो है जहां हम डबल इक्कत से काम करते हैं। तो इस तरीके के से 3 अलग अलग पैटर्न में हमको इक्कत का फैब्रिक देखने को मिलेगा। मटेरियल में जनरली कॉटन मटेरियल या फिर सिल्क मटेरियल, इन दो ही मटेरियल से इस पे काम ज्यादा होता है। ये प्रोसेस आप देख सकते हैं पिक्चर्स के थ्रू। ये इस तरीके से डाई, ये धागे हैं और ये आप देख रहे होंगे ये डाई धागे जो हैं वो इस तरीके से डाई करने के बाद डिजाइन के हिसाब से इनको डाई किया गया है एंड देन उसके बाद वो डाइड धागों को पूरा का पूरा लूम पर ये बनाया गया है, आप देख सकते हो। एंड देखते हैं ये फिर उसके बाद पैटर्न डेवलप हो रहे हैं। इक्कत साड़ीज या पटोला साड़ी हो या पोचमपल्ली साड़ी हो, ये बहुत ही टाइम टेकिंग टेक्निक होते
हार्ड वर्किंग वाली होती है, इसीलिए इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग ही इनकी जो है वो 10,000 12,000 से इनकी स्टार्टिंग होती है और लाखों तक इसकी जाती है। मतलब जैसा पैटर्न है उसी हिसाब से इनकी कॉस्ट दी जाती है, मार्केट में आपको अवेलेबल होंगी। एंड फिर आप इसमें कैसा मटेरियल यूज किया जा रहा है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग मतलब कि वो प्रिंटिंग टेक्निक या वो टेक्सटाइल का वो पार्ट जो जिसमें हम हाथों के द्वारा कपड़े पर प्रिंट्स को डेवलप करके डिजाइन बनाए डेवलप करें। तो इंडिया में जो है हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग मेनली जो स्टेट्स हैं उनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 4 जगह हैं जहाँ पर ये ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है, सबसे रिच जो है वो गुजरात है, या सबसे ज़्यादा जो कहना चाहिए कि जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता है वो गुजरात में होता है, जिसमें अजरक, पेंसिल और खारी प्रिंटिंग, ये 3 तरीके की प्रिंटिंग आती है। राजस्थान में सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट, ये 2 तरीके की प्रिंट आती है। मध्य प्रदेश में बाग प्रिंट एंड आंध्र प्रदेश की कलमकारी ब्लॉक प्रिंट आती है। अजरक प्रिंट, अजरक जो प्रिंट है वो गुजरात की फेमस प्रिंटिंग टेक्निक में आती है। आजकल बड़ा फैशन में लोग बड़ा डिमांड इसकी करते हैं। कॉटन और सिल्क दोनों ही मटेरियल में ये देखने को मिलेगी। गुजरात में धमाकदा एक जगह है जहाँ पर ये इसका मेन सेंटर है और खत्री कम्युनिटी के लोग इसको बनाते हैं। अजरक ये एक पर्शियन टर्म कहलाता है और जिसका मतलब होता है ब्लू, नीला रंग। तो ट्रेडिशनली जो है ये ब्लू कलर्स में ही डेवलप की जाती थी, मतलब इंडिगो डाई के थ्रू, नील के थ्रू। आपको मैंने कल भी बताया था कि क्योंकि हड़प्पा के टाइम पीरियड पे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के टाइम पीरियड से डाइड फैब्रिक का यूज होने लगा था। डाइड मतलब वो नील से डाई किए हुए कपड़ों का प्रयोग होने लगा था। तो शायद वही चीज जो है, ऐसा माना जाता है कि शायद वही चीज जो है वो अजरक प्रिंट में भी अडॉप्ट की गई। तो इसीलिए जो अजरक की जो प्रिंट है, और चूंकि अजरक ये खत्री कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कच्छ के जिस एरिया में रहते हैं वो पाकिस्तान और सिंध का जो बॉर्डर है वो उसी एरिया में रहते हैं। तो उस टेक्निक को उन्होंने अपने यहाँ प्रिंटिंग में, अजरक प्रिंट में उपयोग शायद इसीलिए करना शुरू किया। तो इसीलिए अजरक जो है उसको हम पर्शियन टर्म में ब्लू कलर से मानते हैं और शायद इसीलिए ये ऐसा कहा जाता है कि अजरक में जो है ब्लू प्रोमिनेंट कलर होता है। ब्लू के अलावा जो सेकंड जो कलर आता है वो आता है आपका रेड कलर। बाकी अन्य कलर में ब्लैक और व्हाइट कलर का उपयोग ज्यादा होता है आउटलाइनिंग के पर्पज से। अब तो खैर ग्रीन कलर्स में, ब्राउन कलर्स में भी आपको ये देखने को मिलेंगे। जनरली जो पैटर्न्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं और अलग अलग फॉर्म में आपके एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। अजरक चूंकि बहुत ही लेबोरियस प्रिंटिंग है और नेचुरल डाइज के थ्रू टोटली बनाई जाती है, तो इसमें कई स्टेप्स ये फॉलो होते हैं। नेचुरल डाइज से बना हुआ चाहे जो भी कपड़ा बहुत ही लेबोरियस होता है और बड़ा ही स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया जाता है। तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं उनमें प्रिपरेशन ऑफ क्लॉथ, फिर हर्डा का ट्रीटमेंट मॉडर्न के फॉर्म में, फिर उसके बाद आउटलाइनिंग का काम, गम और पेस्ट को लगा करके, फिर उसके बाद ब्लैक प्रिंटिंग, फिर एप्लीकेशन ऑफ डाई, फिर वॉशिंग, फिर ड्राइंग। इस तरीके से करीब 10 to 15 डेज एक फैब्रिक को डेवलप करने में लग जाते हैं। जैसा डिजाइन होगा, जितने कलर स्कीम्स ज्यादा यूज होंगे उतना ही वो टाइम टेकिंग होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नेचुरल डाइज के थ्रू नो डाउट कि कपड़े जो है वो बहुत ही सुंदर बन करके आते हैं, पर जो है बहुत ही टाइम टेकिंग होती है। सेकेंड कैटेगरी आती है खारी प्रिंटिंग। खारी प्रिंटिंग ये भी गुजरात की ही प्रिंटिंग है। खारी मतलब चौक का पाउडर या चौक मिट्टी जो पाउडर होता है, और ये कच्छ और काठियावाड़ जो प्लेस है वहाँ पर ये प्रिंटिंग की जाती है। और इसमें इस प्रिंटिंग टेक्निक में खड़िया का उपयोग, मतलब जो चौक मिट्टी होती है उसका उपयोग गोल्डन और सिल्वर कलर्स के साथ किया जाता है। पैटर्न्स इसमें बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेट नहीं होते, बहुत लिमिटेड पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। और बैकग्राउंड पे
कलर जो होते हैं वो जनरली रेड कलर या ब्राउन कलर ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ब्लू कलर है या ग्रीन कलर से ये बैकग्राउंड होते हैं, जिनके ऊपर गोल्डन और सिल्वर कलर में ये पैटर्न चॉक के थ्रू, मतलब चॉक पाउडर को गोल्डन और सिल्वर कलर के साथ मिक्स करके ब्लॉक प्रिंटिंग के फॉर्म में डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट आता है बगरू प्रिंटिंग। बगरू ये राजस्थान का एक, जयपुर के पास एक छोटी सी जगह है जहाँ पर ये ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। बगरू बहुत ही बर्ड पेन प्रिंटिंग टेक्निक है और नेचुरल प्रोसेस से पूरा का पूरा ये प्रिंटिंग डेवलप किया जाता है। इस तरीके की प्रिंटिंग में आपको जो है वो फ्लोरल डिजाइन, ज्योमेट्रिकल डिजाइन, आपको फिगरेटिव डिजाइन देखने को मिलेंगे। एंड जनरली ये जो फैब्रिक है वो कैम्ब्रिक कपड़ा या मसलिन कपड़ा या फाइन कोर्स कपड़ों पर ये डेवलप किए जाते हैं। प्रोसेस जो होती है वो वही अजरक की ही तरह होती है, स्टेप बाय स्टेप जो एक एक चीज फॉलो की जाती है। इसमें मेनली जो डिफरेंसेस आते हैं वो आपके मोटिव के थ्रू आते हैं। अजरक के बगरू में ही एक और जगह है दाबू प्रिंट। अजरक बगरू प्रिंट में ही ये चीज और यूज की जाती है। दाबू प्रिंट जो है वो रेसिस्ट टेक्निक से, मतलब जहां पर हमें कपड़े पर डिजाइन नहीं डेवलप करनी है वहां पर इस तरीके की टेक्निक का यूज किया जाता है। दाबू एक तरीके की रेसिस्ट प्रिंटिंग टेक्निक होती है जो जनरली बगरू प्रिंटिंग में ही इसका उपयोग होता है। बेसिकली जहां पर हमें प्रिंट नहीं डेवलप करानी है उन जगह को सील कर दिया जाता है, मतलब उस जगह को ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे कि कलर जो है वो वहां पर ना पहुंचे। तो ये दाबू प्रिंटिंग राजस्थान का। इसके बाद बगरू के पास ही एक जगह और है, दैट इज सांगानेर। तो सांगानेर प्रिंटिंग जो है और बगरू प्रिंटिंग दोनों का टेक्निक ऑलमोस्ट वही मिलता जुलता है। डिफरेंस जो होता है वो आपके प्रिंट्स में होता है। जहाँ बगरू प्रिंटिंग में आपको फ्लोरल डिजाइन या ज्योमेट्रिकल डिजाइन देखने को मिलेंगे, वहीं आप सांगानेरी प्रिंट में फ्लोरल डिजाइन का जो पैटर्न है वो दूसरे तरीके का देखने को मिलेगा। इस तरीके के इनके जो डिजाइन होते हैं वो बड़े ही वेल डिफाइंड, वेल जो है डिफाइंड क्वालिटी के होते हैं, बहुत ही इंट्रिकेट फॉर्म में डिजाइन होते हैं और पर्शियन शैली के डिजाइन आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। इस तरीके के जो फैब्रिक होते हैं उनका इस्तेमाल जो है वो आपके सूट मटेरियल के लिए, ड्रेस मटेरियल के लिए या फिर आपके दुपट्टे बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट आती है बाग प्रिंटिंग। ये मध्य प्रदेश की है ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक, फेमस ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास एक टाउन है, उसको बोलते हैं धार। क्योंकि ये जो टाउन है वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत रहती हैं और ये टाउन जो है वहाँ पर बागेश्वरी टेम्पल, बागेश्वरी देवी का एक टेम्पल है, वो उसके लिए बहुत फेमस है ये जगह। और बागनी रिवर वहाँ पर बहती है और क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पर बाग नाम की रहती है और ये लोग जंगल, मतलब थोड़ा सा वाइल्ड एरिया में रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर जंगली जानवर भी बहुत आते हैं। बाघों के लिए वो जगह बड़ी फेमस है, इसीलिए शायद इसका नाम जो है वो बाग प्रिंट रखा गया। और बागेश्वरी देवी का मंदिर है, उनके नाम पर ये प्रिंट जो है वो आगे कंटिन्यू की गई। और इस तरीके के प्रिंट्स में जो है वो, क्योंकि मध्य प्रदेश ये लोग ट्राइबल कम्युनिटी से ये लोग बिलोंग करते हैं, जो लोग ये बनाते हैं, तो ट्राइबल कम्युनिटी जो है जो पुराने टाइम पे गुफाओं में, मध्य प्रदेश की गुफाओं में जो पिक्चर्स जो मिले हैं, पेंटिंग्स के फॉर्म में जो पिक्चर्स मिले हैं, वो पिक्चर्स आपको इनके उसमें दिखाई देंगे। बहुत ही फाइन क्वालिटी के इनके डिजाइन नहीं होते, लाइक जैसे ह्यूमन फिगर्स हैं, ट्रायंगुलर शेप के ह्यूमन फिगर्स हैं, या आपके जो फ्लोरल डिजाइन है बड़े ओपन और बोल्ड डिजाइन में बहुत फ्लोरल डिजाइन होते हैं। बॉर्डर्स जो हैं बहुत ही ओपन और ब्लॉक, ओपन या बोल्ड डिजाइन में आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके की आपको जो मोटिव का पैटर्न है वो बाग प्रिंट में देखने को मिलेगा। कलर स्कीम जो है वो डार्क कलर्स में भी होती है और ब्राइट कलर्स में भी होती है। पैटर्न बहुत इंट्रिकेट नहीं होते, ओपन पैटर्न में ज्यादा देखने को मिलेंगे। फैब्रिक में कॉटन फैब्रिक पे ही ये काम ज्यादा होता है, अब तो खैर सिल्क पे भी होने लगा है, पर ट्रेडिशनली जो है वो कॉटन पे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। बाग प्रिंट के थ्रू
वेस्ट मटेरियल, बेडशीट, दुपट्टे, ये सारे मटेरियल से इनका यूज ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट इज प्रिंटिंग टेक्निक में दैट इज कलमकारी प्रिंट। ये आंध्र प्रदेश की ब्लॉक प्रिंटिंग है। कलमकारी एक फोक आर्ट भी है, पर एक्चुअली आंध्र प्रदेश में कलमकारी जो प्रिंटिंग है वो दो तरीके से की जाती है। एक फोक आर्ट के फॉर्म में जो कलम की मदद से की जाती है। कलमकारी जिसका कलम मतलब पेन, जब पेन के थ्रू की जाए और तो फिर वो कहलाएगा आपका फोक आर्ट का फॉर्म। लेकिन जब वही मोटिव को ब्लॉक के थ्रू किया जाए, प्रिंटिंग कपड़ों को ब्लॉक के थ्रू किया जाए, तो वो कहलाएगी कलमकारी ब्लॉक प्रिंट। आंध्र प्रदेश में दो बड़े फेमस जगह हैं। एक जगह आपका है श्री कलाहस्ती और दूसरी जगह है आपका मसूलीपट्टनम। आंध्र प्रदेश के पास ही ये दोनों ही जगह हैं। तो जो आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम जो जगह है वो कलमकारी ब्लॉक प्रिंट के लिए फेमस है, और जबकि श्री कलाहस्ती जो है वो कलमकारी फूड पेंटिंग के लिए फेमस है, जहाँ पर कलम की मदद से ही कपड़े डेवलप किए जाते हैं, टेक्सटाइल वहाँ डेवलप किया जाता है। आंध्र प्रदेश में जो जगह मसूलीपट्टनम है वहाँ पर कलमकारी के जो पैटर्न्स हैं ब्लॉक प्रिंट के थ्रू डेवलप किए जाते हैं, और इनमें इनको भी डेवलप करने के लिए नेचुरल डाइज का ही यूज किया जाता है। सेम वही प्रोसेस से सारा काम होता है जो अदर नेचुरल डाइज के लिए फैब्रिक डेवलप होते हैं, उन्हीं प्रोसेस से इसका काम होता है। मोटिव्स में आप देखिए बहुत ही डिजाइनिंग वाले मोटिव्स होते हैं, बहुत ही रिच, जिनमें इंट्रिकेट डिजाइन के बहुत ही सजे सवरे से कहना चाहिए कि मोटिव्स यूज होते हैं। क्योंकि आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का मंदिर है, और ऐसा माना जाता है, वहाँ के लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट उनके माइंड में है कि तिरुपति बालाजी जिनको जो बहुत ही डेकोरेटिव फॉर्म में हमेशा रहते हैं, तो वो जो डेकोरेटिव फॉर्म का जो थॉट है, वो थॉट जो है वो आंध्र प्रदेश की हर कला में आपको देखने को मिले। तो शायद यही कारण है कि आंध्र प्रदेश के जो टेक्सटाइल है उनमें जो मोटिव जो यूज होते हैं वो बड़ी ही डेकोरेटिव फॉर्म में होते हैं, बड़ा ही रिफाइनली फॉर्म में होते हैं। तो ये चीज आपको कलमकारी डिजाइन में देखने को मिलेंगी। और क्योंकि मंदिरों का तो गढ़ है ही है, तो आर्किटेक्चर भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा जो टेक्सटाइल, आंध्र प्रदेश के टेक्सटाइल। लास्ट इज द ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया। चूंकि इंडिया में ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक हर स्टेट की अपनी अलग अलग है और अलग यूनिक स्टाइल की है। तो ये ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी का उपयोग जो ऑर्नामेंटेशन टेक्निक के फॉर्म में होता है और हैंड के थ्रू किया जाता है, टेक्सटाइल को सजाने संवारने के लिए किया जाता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। पूरे इंडिया को जोन वाइज अगर डिवाइड किया गया है तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल जोन में डिवाइड किया गया है। ये जो डिवीजन है वो डेवलपमेंट कमीशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट के थ्रू किया गया है, और इसी के थ्रू हम डिफरेंट जोन के हिसाब से यहाँ की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी को समझ सकते हैं। लाइक अगर ईस्ट जोन को अगर हम समझें तो ईस्ट में बिहार, यहाँ पर सुजनी वर्क वहाँ का फेमस है, उड़ीसा का पीपली वर्क, वेस्ट बंगाल का कांथा वर्क, मणिपुर का सिंदोगी वर्क कहलाता है, जो एम्ब्रॉयडरी के फॉर्म में शॉल्स के ऊपर यूज किया जाता है। अगर सुजनी वर्क ये आप देख रहे होंगे, ये सुजनी जिसमें कांथा, जिसमें रनिंग स्टिच का उपयोग होता है, ये कांथा स्टिच से अलग होती है। सुजनी बहुत इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी की टेक्निक होती है जिसमें कपड़े, जिसमें मोटिव का जो पार्ट है वो बहुत ही घनी बुनाई, घनी एम्ब्रॉयडरी के साथ किया जाता है। और पैटर्न जो हैं वो, चूंकि मधुबनी आर्ट बिहार की आर्ट है, और तो वहाँ पर चुन्नी में भी आपको कुछ वही पैटर्न के डिजाइन मिलेंगे। डेली रूटीन से रिलेटेड आपको डिजाइन मिलेंगे, नेचुरल ब्यूटी के डिजाइन मिलेंगे, फर्टिलिटी सिंबल्स के डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे। रनिंग स्टिच का मेन उपयोग होता है, स्टेम स्टिच आउटलाइनिंग पर्पज से यूज की जाती है। नेक्स्ट आता है पीपली वर्क उड़ीसा का। ये पीपली जो है ये उड़ीसा में एक पुरी के पास एक छोटा सा
क्योंकि उल्टा में पूरी जगन्नाथ जी का जहाँ मंदिर है वो मंदिर का इम्पैक्ट इस तरीके के काम में देखने को मिलेगा, लाइक आर्किटेक्चर मंदिर का, या फिर आपके जो है कृष्ण जी का, जगन्नाथ जी का जो फेस है वो आपको देखने को मिलेगा, या तीनों सुभद्रा और बलदाऊ और उनका जगन्नाथ जी का फेस, तीनों का फेस देखने को मिलेगा। इनके अलावा जो है फिगरेटिव डिजाइन, एनिमल डिजाइन, पीकॉक के डिजाइन ये देखने को आपको मिलेंगे। एप्लिक वर्क, ऊपर से डेकोरेशन के लिए मिरर वर्क और लेसेस का उपयोग लोग करते हैं। जनरली इस तरीके के थ्रू टेक्निक के थ्रू वॉल हैंगिंग पीसेस या फिर आपके डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं, बैग्स में या आपके लाइफ स्टाइल एसेसरीज है ये बनाई जाती है। नेक्स्ट इज द कांथा वर्क। कांथा वर्क ये वेस्ट बंगाल की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी। कांथा और सुजनी दोनों में डिफरेंस होता है। कांथा वर्क जो है वो थोड़ा सा गैप लेकर के बनाई जाती है, जबकि सुजनी में जो है वो बहुत ही घनी डिजाइन होती है। रनिंग स्टिच में दो लाइन के बीच में गैप जो है वो बहुत माइनर गैप होता है। और इसका जो मेन सेंटर है कांथा वर्क का वेस्ट बंगाल में वो है मुर्शिदाबाद और भोजपुर, जहाँ पर कांथा वर्क सबसे ज्यादा किया जाता है। एंड इसे हम एप्लिक कांथा वर्क भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहले के टाइम पीरियड पे जो लेडीज हैं पुराने कपड़ों को कई तहों में रख करके इनको रनिंग स्टिच के थ्रू उसको क्विल्ट करती थी। तो इसको हम क्विल्टेड कांथा भी कहते हैं, एप्लिक कांथा भी कहा जाता है। मतलब कई एक के ऊपर एक पीसेस को जोड़ना। एप्लिक का मतलब क्या हुआ, एक कपड़े के ऊपर दूसरे कपड़े के पीस को जोड़ना। तो समटाइम इसको एप्लिक कांथा भी बोलते हैं और क्विल्टेड कांथा भी बोलते हैं। रनिंग स्टिच उसमें मेनली होती है। और पैटर्न क्योंकि वेस्ट बंगाल में अल्पना डिजाइन, फिशेस के डिजाइन, पीकॉक के डिजाइन, पेजरी के डिजाइन, फ्लोरल डिजाइन, इन पर बहुत काम होता है। यही चीजें आपको मोटिव के फॉर्म में कांथा वर्क में देखने को मिलेंगी। जनरली मटेरियल में कॉटन और सिल्क के ही कई मटेरियल धागों के लिए भी और कपड़े के लिए भी उपयोग होता है। नेक्स्ट आता है ये टिंगोबड़ी वर्क। ये मणिपुर का है। मणिपुर में ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी जो है ये शॉल्स के ऊपर ज्यादा की जाती है। और इनमें पैटर्न जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि मणिपुर जो है वहाँ पे सिल्क बहुत पाया जाता है और सिल्क बनता है रेशम के कीड़े से, कोकून। तो इनमें रेशम के कीड़े की डिजाइन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, या उसी पर इंस्पायर्ड होकर के डिजाइन मिलेगी। क्योंकि मणिपुर वाइल्ड थोड़ा सा मतलब जंगली वनों का क्षेत्र है, तो वहाँ पर आपको हाथी का, लॉयन का, इस तरीके के पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। और उन्हीं से इंस्पायर होकर के ये मोटिव्स ये बनाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इनमें आपको वैरायटी नहीं मिलेगी। सैटिन स्टिच का जनरली यूज ज़्यादा होता है, सैटिन के अलावा रोमानियन स्टिच का यूज ज़्यादा होता है। अगर हम गुजरात और राजस्थान की साइड हैं तो गुजरात और राजस्थान एम्ब्रॉयडरी के मामले में इंडिया में सबसे रिच स्टेट माने गए हैं, क्योंकि गुजरात और राजस्थान ये दोनों ही स्टेट में एम्ब्रॉयडरी के टाइप बहुत सारे हैं। और ये टाइप अधिक इतने सारे होने का मेन कारण ये है कि गुजरात और राजस्थान में डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग रहते हैं और हर कम्युनिटी अपने अलग तरीके की एम्ब्रॉयडरी करती है। लाइक अगर राबड़ी कम्युनिटी हुई, या काठियावाड़ के लोग हुए, या फिर आपके मुटवा जाति के लोग हैं, या फिर आपके मोची जाति के लोग हैं, ये लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके की एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो गुजरात और राजस्थान ये चूंकि दोनों ही स्टेट अगल बगल हैं और काफी कम्युनिटीज दोनों ही स्टेट्स में रहती हैं, तो वहाँ के जो एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न है काफी मिलते जुलते हैं। इन एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न में आपको जो है मोटिव्स में आपको नेचुरल मोटिव या फिर स्टाइलाइज्ड मोटिव, ट्रेडिशनल मोटिव, जोमेट्रिकल मोटिव देखने को मिलेंगे। मिरर पे काम बहुत होता है। गुजरात चूंकि जो है वो बहुत ही कलरफुल स्टेट मानी गई है, हर काम में वो कलर्स को देखते हैं। तो
उनका काम जो है वो इस तरीके का कलरफुल काम जो है वो एम्ब्रॉयडरी इस पे भी आपको देखने को मिलेगा। डार्क एंड ब्राइट कलर्स पे वो काम बहुत करते हैं, मिरर्स पे बहुत काम करेंगे, शाइनिंग पे बहुत काम करेंगे, पोस्ट वर्क पे बहुत काम करते हैं। तो स्टिचेस में अगर आप देखोगे तो हेरिंग ऑन स्टिच, चेन स्टिच या फिर रनिंग स्टिच, ब्लैंकेट स्टिच, इस तरीके की स्टिचेस का यूज करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, अगर हम नॉर्थ में आए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब, ये 3 जगह हैं जहाँ पर नॉर्थ की एम्ब्रॉयडरी हमें देखने को मिलेगी। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, जिसे हम कश्मीर कशीदाकारी भी कहते हैं, इस तरीके के एम्ब्रॉयडरी में आपको मेन जो टाइप देखने को मिलेंगे वो सोजनी वर्क, रेजदार वर्क, वॉश चिकन वर्क या क्रूल वर्क जो होता है वो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी के टाइप्स होते हैं। और मेनली जो इनमें स्टिचेस जो यूज होती हैं वो सैटिन स्टिच, हेरिंगबोन, बटन होल, चेन स्टिच या फिर स्टेम स्टिच का यूज होता है। जनरली इस तरीके की जो एम्ब्रॉयडरीज हैं वो वूल, सिल्क और कॉटन, तीनों ही तरीके के फैब्रिक्स पे की जाती हैं। डिजाइन में ट्रेडिशनल डिजाइन, नेचुरल डिजाइन और जोमेट्रिकल, तीनों ही तरीके की डिजाइन देखने को मिलेंगी। चंबा रूमल हिमाचल प्रदेश की ये ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है। और इस तरीके के एम्ब्रॉयडरी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जितना पैटर्न आगे दिखता है सेम वैसा ही पैटर्न पीछे की साइड दिखाएगा, बैक में भी दिखाई देता है। पूरी एम्ब्रॉयडरी जो है उसमें सैटिन स्टिच का उपयोग इस तरीके से किया जाता है कि फ्रंट एंड बैक कोई समझ नहीं सकता कि ये सीधा हिस्सा है या उल्टा हिस्सा है, इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी के जो पैटर्न होते हैं उनमें आपको मैथोलॉजिकल डिजाइन या फिर आपके जो है मिनिएचर पेंटिंग्स के डिजाइन, हंटिंग के डिजाइन, इस तरीके के डिजाइन आपको ज्यादा दिखाई देंगे। एंड स्टिचेस में सैटिन स्टिच, डार्निंग मतलब रनिंग स्टिच, स्टेम स्टिच, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिचेस का उपयोग ज्यादा होता है। मटेरियल में कॉटन और सिल्क का धागे और कॉटन और सिल्क के ही कपड़ों पर ये की जाती है। पंजाब में अगर हम आए नॉर्थ में तो फुलकारी वर्क वहाँ का फेमस एम्ब्रॉयडरी वर्क है, जिसमें बाग फुलकारी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और सबसे ज़्यादा ही की जाती है। बाग एम्ब्रॉयडरी फुलकारी का एक टाइप होता है, जिसमें बाग का मतलब हुआ बगीचा, फुलकारी का बेसिक मतलब हुआ फूलों का काम, फूल मतलब फूल, कारी का मतलब वर्क। तो फुलकारी वर्क मतलब जिस काम पर फूलों का काम हो, जिस चीज पर फूलों का काम किया जाए। एंड बाग का मतलब बगीचा, बगीचा मतलब वो जगह जहाँ पर जो हरा भरा होता है चारों तरफ, जिसमें फूल होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पर जिस कपड़े के ऊपर पूरा का पूरा फ्लोरल डिजाइन का एम्ब्रॉयडरी किया गया है तो उसको बोलते हैं बाग की एम्ब्रॉयडरी। और वहाँ के ट्रेडिशन में ऐसा कहा जाता है कि ये जो एम्ब्रॉयडरी का किया हुआ दुपट्टा है मदर अपनी बेटियों के लिए बनाती है और वो उनकी शादियों में वो इस तरीके का दुपट्टा उन्हें प्रेजेंट करती है। और इसके अलावा और भी जो इसके टाइप होते हैं उसमें चौके, दर्शन द्वार, मिलक फुलकारी, शीशेदार फुलकारी, कैंची, हिरमा, इस तरीके की टेक्निक्स का और इस्तेमाल होता है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न से जनरली डिजाइन होते हैं। और एम्ब्रॉयडरी जो है वो ब्राइट कलर्स में ही ज़्यादा की जाती है। फैब्रिक में खद्दर का फैब्रिक, वॉयल, शिफॉन, इन फैब्रिक पे इनका काम होता है। सेकेंड की एम्ब्रॉयडरी के लिए जो धागे जो यूज किए जाते हैं वो अनट्विस्टेड सिल्क यार्न्स पर काम होता है, जिसको हम पट बोलते हैं। सेंट्रल में अगर हम आए तो उत्तर प्रदेश चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है। चिकनकारी वैसे तो इसमें 32 तरीके के टाँके होते हैं, पर जो बेसिक जो टाँके होते हैं वो मेनली आपके 6 तरीके के होते हैं, जिसमें बखिया, टेपची, फंदा, मुर्गी, खटवा और जाली है। ये मेन 6 स्टाइल होते हैं। इन्हीं पे ही बेस्ड अदर वेरिएशंस होते हैं जो 32 स्टिचेस में डिवाइड किए जाते हैं। चिकनकारी वर्क ये जनरली जो है ट्रांसपेरेंट फैब्रिक से ही किया जाता है और या शी फैब्रिक पे किया जाता है। वॉयल, जॉर्जेट, शिफॉन ये सबसे बेस्ट होते हैं उनके लिए। पहले के समय पे कॉटन धागों का उपयोग किया जाता था, सफेद कपड़े पर सफेद धागों से ही उपयोग किया जाता था, इसीलिए इसे वाइट ब्यूटी भी कहा जाता है। पर आज के टाइम पीरियड पे कलरफुल फैब्रिक के ऊपर कलरफुल सेट से एम्ब्रॉयडरी होती है, बल्कि अब तो एक्सपेरिमेंट जो है वो अदर चीज़ों के साथ भी होने लगे हैं, लाइक जैसे मुकेश वर्क है या फिर गोटापत्ती का काम है, उसके साथ भी आपको उसको सीक्वेंस वर्क है उसके साथ भी चिकनकारी का काम देखने को मिलेगा। चिकनकारी के अलावा अगर हम इधर पे उत्तर सेंट्रल को के बाद साउथ में आंध्र प्रदेश में बंजारा एम्ब्रॉयडरी फेमस है।
तमिलनाडु की टोडा एम्ब्रॉयडरी एंड कर्नाटका की कसूती एम्ब्रॉयडरी। तो बंजारा एम्ब्रॉयडरी आंध्र प्रदेश की बहुत ही कलरफुल एम्ब्रॉयडरी होती है, वूलन फैब्रिक से ज्यादा की जाती है, क्योंकि ये बंजारा कम्युनिटी के थ्रू एम्ब्रॉयडरी की जाती है। और बंजारा कम्युनिटी के लोग चूंकि इकोनॉमिकली बहुत साउंड नहीं होते, तो बहुत रिच चीजों का उपयोग नहीं कर सकते, तो वो जो चीप चीजें होती हैं या आपके यहाँ जो बढ़ती आसानी से जो मिलने वाली चीजें होती हैं, उन्हीं से ही कोई इस्तेमाल करके वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं। फैब्रिक की जो क्वालिटी है वो भी बहुत फाइन क्वालिटी नहीं होती। कॉटन, सस्ता कॉटन है, वूलन है, इस तरीके की फैब्रिक पे ही ये लोग काम करते हैं, वूल के ही धागों से या फिर सस्ती कॉटन के धागों से एम्ब्रॉयडरी करते हैं। इनके अलावा एम्ब्रॉयडरी में मिरर वर्क है, शेल का काम है, या पोत का काम है, या बटन हैं, पॉम्पॉम्स होते हैं, इनका डेकोरेशन के फॉर्म में लोग यूज करते हैं। डिजाइन जो होती है वो ज्योमेट्रिकल बेस्ड होती है, बहुत ही, क्योंकि बंजारा कम्युनिटी के लोग उसमें एजुकेटेड नहीं होते कि वो डिजाइन पर बहुत काम कर सकें, तो वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न से ही ज्यादा काम करते हैं। तो और हेरिंग ऑन स्टिच, स्टैम्प स्टिच, एप्लिक वर्क, ये आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। कसूती एम्ब्रॉयडरी ये काउंटेड एम्ब्रॉयडरी में इसकी गिनती होती है। काउंटेड का मतलब है कि ये जो एम्ब्रॉयडरी है वो धागों को काउंट करके, कपड़े के जो धागे होते हैं उनको काउंट करके बनाई जाती है। 2 सूती कपड़ा पहले उपयोग किया जाता था, तो खैर मैटी के कपड़े पर या ऐसा कपड़ा जिस पर हम धागों के कारपेंट जैसे हमको काउंट कर सकें, उन पर ये बनाई जाती है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न इनमें होते हैं, और इनमें जो टाइप्स जो मेन होते हैं वो 4 तरीके की टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे: गवंथी, मुर्गी, नेगी एंड मेंथी। और फैब्रिक जो होता है कॉटन या सिल्क, कॉटन और सिल्क के धागों से ही ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है। टोडा, ये तमिलनाडु की एम्ब्रॉयडरी। टोडा, अभी आपको मैंने टोडा शॉल के बारे में बताया, तो टोडा जनजाति के द्वारा ही ये वाइट कलर से एम्ब्रॉयडरी ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे की जाती है। इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी का एक और जो टाइप है वो ये होता है एम्ब्रॉयडरी का टाइप, दैट इज आरी एंड गबोजी वर्क। क्योंकि ऑल इंडिया में ये इसके सेंटर बहुत सारी जगह हैं, इसलिए हम किसी एक जोन में इसको नहीं डिवाइड कर सकते, तो इसलिए सेंटर वाइज ये अलग अलग जगहों पर देखने को हमें मिलेगी, लाइक बरेली या भोपाल या दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ, ये सारी जगहों पर ये इसका काम जब बहुत किया जाता है। ऑल इंडिया लेवल पर बहुत सारे स्टेट प्लेसेस हैं, और आरी में आरी, जरदोजी, दबका, सिक्वेंस, कटदाना, पॉल का काम, स्टोन वर्क, ये इस तरीके के चीजों को यूज करके आरी एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया जाता है। जनरली जो पैटर्न्स होते हैं वो फ्लोरल, ज्योमेट्रिकल और ट्रेडिशनल पैटर्न्स इसमें यूज किए जाते हैं। एंड द लास्ट इज द गोटा पत्ती वर्क फ्रॉम जयपुर। बहुत ही फेमस और बहुत ही पसंद किया जाने वाला काम है ये, जिसमें गोटा का उपयोग करके एम्ब्रॉयडरी की जाती है। एंड ये लखनऊ का कामदानी वर्क, जिसको हम पेश वर्क भी कहते हैं। स्टील के पतले पतले से वायर होते हैं, बहुत ही लाइट वेट वायर्स होते हैं, और उनको कट कर करके हाथ के द्वारा ये वायर जो हैं वो कपड़े के ऊपर पिरोए जाते हैं, एम्ब्रॉयडरी के फॉर्म में पिरोए जाते हैं। निडल की हेल्प ली जाती है, पर एम्ब्रॉयडरी करने का स्टाइल बहुत ही टेक्निकल होता है, तभी ये वायर जो है वो एम्ब्रॉयडरी के फॉर्म में ये सेट हो पाते हैं। इस तरीके के काम जो है आपको लखनवी प्रोजेक्ट में भी देखने को मिलेंगे, लखनवी कढ़ाइयों में भी देखने को मिलेंगे, या अदर से आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा वर्क में भी ये काम किए जाते हैं। तो कामदानी वर्क फ्रॉम लखनऊ। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? ये पूरा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, मैंने पूरी कोशिश की कि सारी चीज़ों को मैं कवर कर लूँ और आपको फुल इंफॉर्मेशन में दे पाऊँ। हाँ, किसी को कोई प्रश्न करना है, कुछ पूछना है? हेलो बच्चों, कुछ तुम लोग को, आप लोग को पूछना है? स्टूडेंट्स? मैम, वैसे मैम ने सब चीज अच्छी बताई है, कुछ भी ऐसा कुछ मतलब लग नहीं रहा है कि पूछना पड़े, क्योंकि मैम ने पूरा ऑल इंडिया पूरा मतलब
सब कुछ सब जगह का हाँ। सब बता दिया है। एक्चुअली टाइम Thanks, Srishti, for such a vibrant, colorful journey we had today. Although मैं बीच मैम बीच बहुत में अच्छा मैम समझाया बहुत आपने। अच्छा। एक्चुअली मैम टाइम की कमी और ये अच्छे से समझाया है कि कोई मतलब लाइक क्वेरीज है ही नहीं, इतने प्यार से अच्छे से समझाया। थैंक चलो, यू। that's such a wonderful compliment for you, Srishti. So it was a wonderful journey sailing through such a colorful textile fabrics, embroidery and speciality, be it bagru, be it fulkari, whatever it was wonderful. Thanks a lot once मैम again to you. क्लास बहुत अच्छी थी। हाँ, चलो थैंक यू सो चलो, थैंक्स अ Thank- लॉट। फिर Thank you, मंडे ma'am. को Thank you, तुम्हारे ma'am. टाइम पे। मच। ओके, चलो एज यूजुअल जो बताया था बस तभी उसके बाद लीव कर देना। थैंक यू। चलो, ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ओके। Thank you, ma'am. Bye.